हेलो फोक्स। आज से अपन चालू कर रहे हैं सीए फाइनल डीटी में 25 का 100% रिवीजन वीडियोस, ठीक है ना। आज जो है बेसिक कंसेप्ट का अपन रिवीजन करेंगे। एक और चीज़, अगर आपको जो है मेरी ये कंसेप्ट बुक चाहिए, ये 230 पेज की कंसेप्ट बुक है। अगर आपको जो है ये कंसेप्ट बुक चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, उधर से आप पीडीएफ उठा सकते हो। अगर आपको जो है फिजिकल कॉपी परचेज करनी है तो आप जो है वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हो। नंबर टू थिंग, अपन जो है हर चैप्टर का 100% रिवीजन करेंगे और उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, एक नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा। विच मीन्स इस बार जो है आप लोगों को जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच में अपना पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इस बार जो आपका भाई है वो May 25 का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच है कंप्लीटली फ्री डालेगा यूट्यूब पे। तो अपन क्या करेंगे, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट का मैंने रिवीजन खत्म कराया, ठीक है ना। ये रिवीजन खत्म होने के बाद आपके पास एक वीडियो आएगा यूट्यूब पे ही, उसके अंदर जो है मेरा जो क्वेश्चन बैंक है उसके मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है उसमें करा दूंगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट के रिवीजन से, ठीक है ना। बहुत डिटेल में रिवीजन करेंगे अपन। डिटेल का मतलब ये है कि भाई अगर आपने जो है बेसिकली क्लासेस नहीं भी ले रखी तो भी जो है मैं गारंटी लेता हूँ कि भाई आपको जो है कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट से। देखो, दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आपने पढ़ रखा है, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स जो अपन पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोले तो जो आपका जीएसटी वाला सब्जेक्ट है। टैक्सेस जो है इंडिया में एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है टैक्सेस डिवाइड करता है, विच इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। अच्छा, टैक्स किसको देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है एक एसएससी को। एसएससी का मतलब क्या होता है? देखो क्या दे रखा है, एसएससी का मतलब क्या होता है? पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो किसी भी पर्सन को अगर इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी देना है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? टेक्निकली एसएससी बोलते हैं। पर्सन का मतलब क्या है? आ जाओ। पर्सन का मतलब क्या है? पर्सन में जो है इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल बोले तो मेल या फीमेल, नेचुरल पर्सन बोले तो मेल या फीमेल। अच्छा, एचयूएफ हो सकता है, फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकता है, एओपी बीओआई हो सकता है। एचयूएफ का मतलब क्या है? फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द मेल्स लीनियरली असेंडेड डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर एंड इंक्लूड्स देयर वाइफ्स एंड डॉटर। तो बेसिकली मेल, ठीक है ना, उनकी वाइफ एंड उनकी डॉटर मिला के क्या बनाएंगे? एचयूएफ बनाएंगे। पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, तो फर्म के अंदर एलएलपी भी इंक्लूड होता है। अच्छा, इनकम टैक्स पर्पस के लिए अगर आप माइनर को क्या करते हो? एडमिट करते हो टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, तो उसको भी जो है पार्टनर माना जाएगा। उसको भी जो है अपन क्या करेंगे? पार्टनर मानेंगे। तो अगर किसी माइनर को आपने एडमिट कराया फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप तो उसको भी क्या माना जाता है? इनकम टैक्स एक्ट में पार्टनर माना जाता है। एओपी और बीवाई, एओपी और बीवाई का देखो क्या मतलब होता है। फॉर एओपी, पर्सन मस्ट ज्वाइन फॉर अ कॉमन पर्पस और एक्शन एंड देयर ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू प्रोड्यूस इनकम। तो दो जने मिलके क्या कर रहे हैं? दो जने मिलके एक कॉमन पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड उनका ऑब्जेक्ट क्या है? एंड उनका ऑब्जेक्ट है कि भाई हम क्या करेंगे? इनकम कमाएंगे। हम जो है बेसिकली इनकम कमाएंगे। फिर देखो आगे क्या दे रखा है भाई, इट इज नॉट इनफ दैट द पर्सन रिसीव इनकम जॉइंटली। दो जने मिलके अगर जॉइंटली इनकम रिसीव कर रहे हैं तो वो एओपी नहीं बन जाते। वो जो है एओपी नहीं बन जाते। एओपी कब बनेंगे? जब वो एक कॉमन पर्पस के लिए, जब वो एक कॉमन पर्पस के लिए क्या करते हैं? जब वो एक कॉमन पर्पस के लिए अपने आप को जोड़ते हैं एंड उन पर्पस का काम क्या है? उस पर्पस से जो है वो पैसा कमाएंगे। अच्छा, बीओआई में देखो क्या दे रखा है। इन केस ऑफ बीओआई, इन केस ऑफ बीओआई ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी मेंबर्स, ठीक है ना। तो जो एओपी होता है, एओपी में जो है कोई भी मेंबर बन सकता है, मतलब इंडिविजुअल बन सकता है, फर्म बन सकता है, कंपनी बन सकता है। लेकिन बीओआई में क्या होता है? ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी मेंबर्स। वेयर इन केस ऑफ एओपी एनी पर्सन कैन बी इट्स मेंबर्स, दैट इज एंटिटीज लाइक कंपनी, फर्म एक्सेट्रा। तो बीओआई में जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं? मेंबर बन सकते हैं। एओपी में क्या कर सकते हैं? एओपी में जो है बेसिकली कोई भी पर्सन मेंबर बन सकता है। तो फॉर एग्जांपल एक रोहन है, ठीक है ना, रोहन इंडिविजुअल है। रोहन और एक आरजी लिमिटेड कंपनी ने मिलकर क्या करा? रोहन एक आरजी लिमिटेड कंपनी ने मिलकर एक एओपी बनाई। और इस एओपी का क्या पर्पस है? इस एओपी का पर्पस ये है कि भाई हम क्या करेंगे? रोड बनाएंगे। हम जो है साथ में मिलकर रोड बनाएंगे। रोड से जो भी इनकम होगी, रोड से जो भी इनकम होगी वो क्या होगी? वो जो है बेसिकली एओपी में बढ़ जाएगी। एंड एओपी के अकॉर्डिंग, एओपी की जो है अकॉर्डिंग किसके पास चली जाएगी? रोहन के पास चली जाएगी एंड आरजी लिमिटेड के पास चली जाएगी। देखो आगे क्या दे रखा है, इन केस ऑफ एओपी, इन केस ऑफ एओपी मेंबर्स वॉलंटरी कम टुगेदर विद कॉमन विल फॉर द पर्पस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो दो जने मिलके वॉलंटरली क्या कर रहे हैं? एसोसिएट हो रहे हैं किसी पर्पस के लिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एओपी बोलेंगे। वेयर इन केस ऑफ बीओआई, वेयर इन केस ऑफ बीओआई कॉमन विल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है ना। तो वॉलंटरी भी हो सकता है या फिर सरकार के ऑर्डर के द्वारा भी जो है दो पर्सन मिलकर क्या बना सकते हैं? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बना सकते हैं। तो एओपी और बीआई का छोटा सा मतलब ये है कि भाई दो जने मिलके क्या हो रहे हैं? एसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है ना। दो जने मिलके क्या हो रहे हैं? एसोसिएट हो रहे हैं कॉमन पर्पस के लिए। और उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस है इनकम कमाना। उनका पर्पस है इनकम कमाना। लोकल अथॉरिटी की बात करते हैं। लोकल अथॉरिटी बोले तो नगर निगम हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गया। अच्छा, इसके बाद एक कैटेगरी आती है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसका मतलब क्या है कि भाई ये रेसिडुअल कैटेगरी है। जो भी पर्सन ऊपर कवर नहीं हो रहे, जो भी पर्सन ऊपर कवर नहीं हो रहे, वो कहां पर कवर हो जाएंगे? नीचे कवर हो जाएंगे। दिस इज रेसिडुअल कैटेगरी विच कवर ऑल द आर्टिफिशियल पर्सन विद जुरिस्टिक पर्सनैलिटी नॉट फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव कैटेगरीज। जो भी पर्सन ऊपर कवर नहीं हो रहे वो नीचे कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी हो गया, बार काउंसिल हो गया, एक्सेट्रा। तो ये तो अपने देखिए मोटा मोटा पर्सन की डेफिनेशन, बहुत ज्यादा काम की नहीं है, इसको जो है छोड़ सकते हो। प्रीवियस ईयर का आपको मतलब पता ही है। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट में प्रीवियस ईयर का मतलब होता है अप्रैल से लेकर मार्च, ठीक है ना। इन केस ऑफ न्यू बिजनेस, इन केस ऑफ न्यू बिजनेस प्रीवियस ईयर कब से चालू होगा? जिस दिन आपने बिजनेस को चालू करा है, जिस दिन आपने बिजनेस को चालू करा है से लेकर 31 मार्च। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है? इमीडिएटली फॉलोइंग प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या हो गया? इमीडिएटली फॉलोइंग प्रीवियस ईयर। अच्छा, प्रीवियस ईयर की इनकम जो है कब टैक्सेबल होती है? अगले साल टैक्सेबल होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है।
देखो क्या दे रखा है, एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल, मतलब प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही क्या करी जाएगी, टैक्सेबल करी जाएगी। देखो क्या दे रखा है, इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अगर आपने बिजनेस क्या करा, करंट ईयर में डिसकंटिन्यू कर दिया तो उसका टैक्स आपको करंट ईयर में ही पे करना है। अच्छा, एओपी बीओआई एजेपी फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल एओपी, माइकल जैक्सन और उसने क्या करा, माइकल जैक्सन और दुआ लिपा ने मिलकर इंडिया में एक एओपी बनाई कि भाई हम इंडिया में क्या करेंगे, ज्वाइंट में एक कंसर्ट करेंगे। अच्छा, कंसर्ट जो है क्या करेगा, कंसर्ट जो है 5 दिन के लिए चलेगा, कंसर्ट जो है 5 दिन के लिए चलेगा इंडिया में। तो बेसिकली ये कंसर्ट जो है 5 दिन के लिए चला, एओपी जो है 5 दिन के लिए बनी, 5 दिन के बाद जो है एओपी बंद हो गई। तो बेसिकली जो भी इनकम कमाई है, जो भी इनकम कमाई है किसने, माइकल जैक्सन ने और दुआ लिपा ने एओपी के द्वारा, उस पर जो टैक्स है वो करंट में ही आपको पे करना पड़ेगा। फिर देखो आगे क्या दे रखा है, इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इन इंडिया परमानेंटली और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, अगर सरकार को ये पता चलता है कि करंट ईयर में आप परमानेंटली इंडिया को छोड़ के जा रहे हो, तो सरकार बोलेगी कि भाई जाने से पहले जितना भी आपका टैक्स बनता है प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर में पे कर दो, मतलब करंट ईयर में ही पे कर दो। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट 172, अच्छा शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट क्या होता है 172, जो आपको मैं एनआर टैक्सेशन कराऊंगा उधर बहुत डेप्थ में समझाऊंगा। तो शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर के केस में आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो है करंट ईयर में ही टैक्स पे करना पड़ता है। फिर आगे देखो क्या रखा है, इनकम ऑफ पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर इज एसेट्स फॉर अवॉइडिंग टैक्स, अगर सरकार को लगता है कि भाई आप जो अपना एसेट है वो क्या करना चाह रहे हो, ट्रांसफर करना चाह रहे हो ताकि आप जो है टैक्स को अवॉइड कर सको, सरकार कहेगी ऐसा नहीं चलेगा, आपको करंट ईयर में ही क्या करना है, टैक्स पे करना है। डन है। अब एक और चीज समझो, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि भाई इनकम टैक्स लिवाइड ऑन द टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन एट द रेट स्पेसिफाइड इन फाइनेंस एक्ट, भाई फाइनेंस एक्ट में जनरल टैक्स रेट दे रखी है, इनकम टैक्स एक्ट में स्पेशल एंड कंसेशन टैक्स रेट दे रखी है। जनरल टैक्स रेट का मतलब क्या होता है, जो अपन ये स्लैब रेट्स पढ़ेंगे। अच्छा, स्पेशल रेट का मतलब क्या होता है, 115 बीएबी बीएसी एक्सेट्रा। तो हर साल बजट आता है, बजट में जो है फाइनेंस एक्ट अनाउंस होता है, अपने पे कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, अपने पे फाइनेंस एक्ट 2024 एप्लीकेबल है, राइट। तो फाइनेंस एक्ट में बहुत सारे जो है अमेंडमेंट्स प्रपोज करे जाते हैं जो अपने को इनकम टैक्स एक्ट में क्या करने पड़ते हैं, इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं। तो फाइनेंस एक्ट अनाउंस होता है, फाइनेंस एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए जाते हैं प्रपोज, उस अमेंडमेंट्स को अपन क्या करते हैं फिर इनकम टैक्स एक्ट में जो है क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। डन। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम का। एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि भाई करंट ईयर में आपने इनकम कमाई, ठीक है ना, इनकम कमाने के बाद क्या करा, उसको ट्रांसफर कर दिया अपनी स्वेच्छा से, विलिंगली। तो फॉर एग्जांपल करंट ईयर में आपने 1 लाख रुपीज कमाई, करंट ईयर में क्या करा आपने जो है 1 लाख रुपीज कमाया, ठीक है ना, 1 लाख रुपीज क्या है आपकी इनकम है, 1 लाख रुपीज आपकी इनकम है, आपने क्या करा इसमें से जो है 60,000 अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, और 40,000 आपके पास है, 40,000 क्या है आपके पास है, रोहन के पास है। अब रोहन को जो है टैक्स कितने पे करना है, तो रोहन को बेसिकली टैक्स पे करना है 1 लाख पे, रोहन को जो है क्या करना है 1 लाख पे टैक्स पे करना है। जा रोहन ने जो ये 60,000 ट्रांसफर करें उसकी वाइफ को, रोहन ने जो है ये 60,000 ट्रांसफर करें उसकी वाइफ को, इनकम को कमाने की बात करें, ठीक है ना। तो इनकम कमाने के बाद आपने क्या करा है, वॉलंटरली ट्रांसफर करा है। तो रोहन ये नहीं कह सकता कि भाई देखो 60,000 मैंने अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिए, 60,000 पे मेरी वाइफ टैक्स पे करेगी, 40,000 पे मैं टैक्स पे करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। रोहन को क्या करना पड़ेगा, 1 लाख पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपने क्या करा, आपने जो है इनकम कमाई, इनकम कमाने के बाद खर्च करी, ठीक है ना, इनकम कमाने के बाद क्या करी, खर्च करी, तो उससे लेना देना नहीं है, जितनी आपने इनकम कमाई है उतने पे आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। डन। तो देखो एप्लीकेशन ऑफ इनकम का क्या मतलब है कि भाई इनकम ट्रांसफर्ड बाय द एसएससी ऑन हिज ओन विल विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, बिना ऑब्लिगेशन के आपने क्या करा है, अपनी इनकम ट्रांसफर करी है, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एसएससी, आपके हाथ में टैक्सेबल करी जाएगी। फॉर एग्जांपल इनकम आपने क्या करा है, वाइफ को ट्रांसफर करिए फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। एक कंसेप्ट आता है डाइवर्जन ऑफ इनकम का। देखो डाइवर्जन ऑफ इनकम का कंसेप्ट क्या कहता है समझना, भाई एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है ना, एक फर्म है, ठीक है ना, जिसके अंदर 3 पार्टनर है ए बी सी। पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि भाई अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म पे ऑब्लिगेशन है कि भाई जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी वाइफ को आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी वाइफ को फॉर एग्जांपल हर साल जो है 20,000 रुपीज देना पड़ेगा। तो करंट ईयर में लेटर से सपोज फर्म ने प्रॉफिट कमाया कितने का, करंट ईयर में फर्म ने प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपीज का। अच्छा, 1 लाख में से क्या हुआ, 1 लाख में से 20,000 फर्म ने क्या करा, 20,000 फर्म ने जो है सी की वाइफ को दे दिया, सी की वाइफ को दे दिया, तो फर्म के पास कितना बचा, फर्म का जो है प्रॉफिट बचा 80,000। अब सवाल ये आता है कि भाई फर्म को जो है टैक्स कितने पे करना है, भाई 1 लाख पे करना है या फिर 80,000 पे करना है। तो बेसिकली अपना प्रोविजन ये कहता है कि भाई जो फर्म है वो क्या करेगी 80,000 पे टैक्स पे करेगी, क्योंकि फर्म ने क्या करा है 20,000 जो ट्रांसफर करें ऑब्लिगेशन के अकॉर्डिंग करें, ठीक है ना, विलिंगली नहीं करें, फर्म पे जो है एक ऑब्लिगेशन डाली गई थी। तो अगर इनकम आपकी ट्रांसफर होती है, इनकम ट्रांसफर बाय द एसएससी अंडर द ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय द डीड और लॉ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जितना अमाउंट आपने ट्रांसफर करा है, जितना अमाउंट आपने ट्रांसफर करा है वो जो है आपकी इनकम में इनपुट नहीं करा जाएगा। देयरफॉर इस केस में क्या होगा कि भाई फर्म क्या करेगी, फर्म जो है 80,000 पे टैक्स पे करेगी, और सी की वाइफ जो है बेसिकली 20,000 पे क्या करेगी, टैक्स पे करेगी। तो फर्म को क्या करना है, फर्म को जो है बेसिकली 80,000 पे टैक्स पे करना है। इसको अपन कहते हैं कि डाइवर्जन ऑफ इनकम। जब आपने क्या करा है, इनकम को डाइवर्ट करा है, इनकम को ट्रांसफर करा है अंडर द ऑब्लिगेशन, आपके ऑब्लिगेशन डाली गई थी भाई या तो पार्टनरशिप डीड के द्वारा या फिर लॉ के द्वारा, तो उस केस में उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्जन ऑफ इनकम। तो दिस वाज एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम का कंसेप्ट। अब आ जाते हैं अपन आगे, भाई टोटल निकालने के स्टेप्स क्या हैं, टोटल इनकम निकालने के स्टेप्स क्या है। सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि भाई आप रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो। फिर अपन क्या करेंगे, पांचों हेड की इनकम को टोटल करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस ओवरटी, इनकम फ्रॉम बिजनेस से प्रोफेशन, कैपियंस की इनकम एंड अदर सोर्स इनकम। अच्छा, ये पांचों हेड की इनकम कैसे निकलती है, पांचों हेड की इनकम कैसे निकलती है वो अपन जो है पूरा इनकम टैक्स में यही पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा अपन क्या करेंगे, क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई करेंगे, और फिर अपन क्या करेंगे, सेट ऑफ के प्रोविजन अप्लाई करेंगे, आपको क्या मिल जाएगी, जीटीआई मिल जाएगी। ग्रॉस टोटल इनकम में से आप क्या करोगे, चैप्टर 6 के डायरेक्शन को लेस करोगे तो आपको जो है मिल जाएगी टोटल इनकम। डन। अब टोटल इनकम में मैं क्या करूंगा, टैक्स लगाऊंगा। तो देखो क्या करा मैंने, टैक्स लगाया टोटल इनकम पे, फिर उस पर मैंने क्या करा, सरचार्ज ऐड करा।
सरचार्ज फिर मैंने क्या करा, हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करा। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेल्थ एंड एजुकेशन से जो होता है वो टैक्स प्लस सरचार्ज पे ऐड किया जाता है। तो देखो क्या रखा है, टैक्स प्लस सरचार्ज का मैं क्या करूंगा 4% करूंगा, जब जाके मुझे क्या मिलेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मिलेगा। तो सबसे पहले अपने टैक्स सेट करा, फिर मैंने क्या करा, सरचार्ज सेट करा, फिर मैंने क्या करा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सेट करा। तो आपको जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी मिल जाएगी कि भाई आपको जो है सरकार को, आपको जो है गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है। इसमें से आपने जो है एडवांस में कितना टैक्स पे कर दिया वो लेस कर देंगे, आपका टीडीएस टीसीएस कितना सरकार के पास जमा है उसको अपन क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो नेट पेबल आ जाएगा कि भाई आपको नेट में कितना पे करना है या फिर नेट में आपको कितना रिफंड मिलेगा। डन। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो टोटल इनकम होती है और आपका जो नेट टैक्स आता है, इसको आप क्या करोगे, नियरेस्ट टू 10 राउंड ऑफ करोगे। तो टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल, टोटल इनकम एंड टोटल टैक्स पेबल राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 रुपीज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके जो है एग्जाम में एक एक नंबर कट जाते हैं। तो वो क्या करना है, जो भी आपकी टोटल इनकम निकल के आई है उसको नियरेस्ट टू 10 राउंड ऑफ करना है, एंड जो भी आपको ये नेट टैक्स पेबल या रिफंडेबल आया है इसको भी आप क्या करोगे, नियरेस्ट टू 10 राउंड ऑफ करोगे। डन। अच्छा अब बात करते हैं अपन टैक्स रेट की। तो जनरल टैक्स रेट की बात करते हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई एजेपी। तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई एजेपी आपका जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है एज पर 115 बीएसी, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम क्या है आपका 115 बीएसी है। 115 बीएसी में जो आपकी स्लैब रेट है वो क्या दे रखी है, देखो अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 3 लाख है तो आपका टैक्स होगा निल। 3 लाख से ज़्यादा अप टू 7 लाख पे आपका टैक्स है 5%। 7 लाख से ज़्यादा अप टू 10 लाख पे आपकी टैक्स है 10%। 10 लाख से ज़्यादा अप टू 12 लाख पे आपका टैक्स रेट है 15%। एंड 12 लाख से ज़्यादा अप टू 15 लाख पे आपका टैक्स रेट है 20%। एंड अगर आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो आपका टैक्स होगा 30%। अच्छा आपको जो एग्जांपल से बता देता हूँ कि लेटर से सपोज आपकी टोटल इनकम कितनी है, लेटर से सपोज आपकी टोटल इनकम है 6 लाख रुपीज, तो टैक्स कैसे निकलेगा भाई, अप टू 3 लाख अप टू 3 लाख तक आपको बनेगा टैक्स निल। 3 लाख से ज़्यादा अप टू 7 लाख आपको कितना टैक्स पे करना है, आपको जो है 5% टैक्स पे करना है। तो बेसिकली 3 लाख तक तो मेरी इनकम एग्जॉस्ट हो गई, बची कितनी इनकम, बची इनकम मेरी 3 लाख। तो टोटल इनकम कितनी है मेरी 6 लाख है, 6 लाख में से मैंने 3 लाख तो एग्जॉस्ट कर दिया, तो बचा कितना, बचा आपका 3 लाख। तो 3 लाख पे क्या करोगे, 5% टैक्स पे करोगे। तो 3 लाख का 5% 15,000, तो आपका टैक्स कितना बनेगा, आपका 6 लाख की इनकम पे आपका टैक्स बनेगा 15,000 का। इसमें क्या करोगे, इसमें जो है हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर दोगे तो आपको जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो स्लैब रेट समझ में आ गए, अंडर 115 बीएसी आपको जो है स्लैब रेट समझ में आ गए होंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई आपका जो ये 115 बीएसी है यहाँ पर मैक्सिमम सरचार्ज कितना होगा, 25% होगा। तो मैक्सिमम सरचार्ज रेस्ट्रिक्टेड टू 25% एंड नॉट 37%। अच्छा नॉर्मल टैक्स रेजिम की बात करते हैं। नॉर्मल टैक्स रेजिम में स्लैब रेट्स क्या दे रखी है भाई, अप टू अगर टोटल इनकम अप टू 2.5 लाख है, अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 2,50,000 है तो आपका टैक्स बनेगा निल। अच्छा 2,50,000 से ज़्यादा अप टू 5 लाख टैक्स रेट 5%। 5 लाख से ज़्यादा अप टू 10 लाख आपका टैक्स बनेगा 20%। एंड 10 लाख से ज़्यादा आपका टैक्स बनेगा 30%। ईजी। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नॉर्मल टैक्स रेजिम में, नॉर्मल टैक्स रेजिम में अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो एंड अगर आपकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है बट लेस देन 80 ईयर्स है, तो किसी प्रीवियस ईयर में अगर आपकी जो एज है वो 60 ईयर्स से ज़्यादा है बट 80 ईयर्स से कम है एंड आप क्या हो, रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 लाख। तो बेसिकली 2.5 लाख की जगह कितना हो जाएगा, 2.5 लाख की जगह हो जाएगा 3 लाख। तो आपका स्लैब रेट क्या बनेंगे कि भाई अप टू 3 लाख, अप टू 3 लाख आपका बनेगा टैक्स निल। 3 लाख से ज़्यादा अप टू 3 लाख से ज़्यादा अप टू 5 लाख आपका टैक्स बनेगा कितना, 5% एंड देन 20% एंड देन 30%। राइट। अच्छा ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ ध्यान रखना कि भाई ये जो दोनों बातें कर रहे हैं अपन, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टैक्स रेजिम के लिए एप्लीकेबल है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ये एप्लीकेबल नहीं है। तो नॉर्मल टैक्स रेजिम में अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, आपकी ये 60 ईयर्स है उससे ज़्यादा है बट लेस देन 80 ईयर्स है, बट लेस देन 80 ईयर्स है इन द प्रीवियस ईयर या फिर और इन द फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख होगी। अच्छा अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो और आपकी एज जो है 80 ईयर्स से उससे ज़्यादा है, 80 ईयर्स से उससे ज़्यादा है इन द प्रीवियस ईयर और ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो जाएगी 5 लाख, विच मीन्स अप टू 5 लाख, अप टू 5 लाख आपका टैक्स बनेगा निल। 5 लाख से ज़्यादा अप टू 10 लाख, 5 लाख से ज़्यादा अप टू 10 लाख आपका टैक्स बनेगा 20% एंड 10 लाख से ज़्यादा पे आपका टैक्स बनेगा 30%। डन। तो अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि जो दो अपन ने बात करी कि भाई आपका जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो जो है 3 लाख और 5 लाख पे इंक्रीज कर दिया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टैक्स रेजिम के लिए एप्लीकेबल है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा रिबेट टू रेसिडेंट इंडिविजुअल 87A। नॉर्मल टैक्स रेजिम मुझे ये कहता है कि भाई अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख है तो आपको रिबेट मिलेगी 12,500 और टैक्स अमाउंट विचएवर इज लोअर, 12,500 और टैक्स अमाउंट विचएवर इज लोअर। लेट अस से सपोज कि भाई आपकी टोटल इनकम कितनी है, आपकी टोटल इनकम है 4 लाख। नॉर्मल टैक्स रेजिम में, नॉर्मल टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग अगर मैं आपका टैक्स निकालूं तो कितना आएगा भाई, अप टू 2.5 लाख कितना है, अप टू 2.5 लाख तो हो जाएगा आपका निल। 2.5 लाख से ज़्यादा अप टू 5 लाख पे कितना होता है, 5% होता है। मेरी टोटल इनकम कितनी है, मेरी टोटल इनकम है बेसिकली 4 लाख। 4 लाख में से मैंने 2.5 लाख तो उधर हटा दिया तो बचा कितना, 1,50,000। तो 1,50,000 का 5% कितना हो जाएगा, 1,50,000 का 5% हो जाएगा 7,500। तो मेरा टैक्स कितना बना, आपका टैक्स बनेगा 7,500 का, 7,500 का आपका टैक्स बन गया। क्योंकि मेरी टोटल इनकम क्या है, अप टू 5 लाख है तो मुझे रिबेट मिलेगी। लेस करा मैंने रिबेट, लेस करा मैंने रिबेट, रिबेट कितना मिलेगा 12,500 और टैक्स अमाउंट विच इज लोअर, विच इज लोअर का मुझे रिबेट मिल जाएगा। तो मुझे रिबेट मिल गई 7,500 की और आपका अल्टीमेटली टैक्स कितना हो जाएगा, आपका अल्टीमेटली टैक्स हो जाएगा निल। तो लोगों ने कहा कि भाई अगर आपकी टोटल इनकम क्या है अप टू 5 लाख है तो आपको रिबेट मिलेगी 12,500 और टैक्स अमाउंट विच इज लोअर की। अच्छा एक और चीज ध्यान रखनी है आपको कि भाई रिबेट इज टू बी गिवन बिफोर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो बेसिकली अपन ने क्या करा है, अपन ने टैक्स निकाला,
अपने क्या करा, ये टैक्स निकाला। अच्छा, इस टैक्स में जो है आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड नहीं करना है, पहले रिबेट लोगे आप, ठीक है ना। तो आपको रिबेट लेनी है, रिबेट इज टू बी गिवन बिफोर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, रिबेट लेना है, सो दैट आपका जो बेसिकली टैक्स लायबिलिटी क्या आ गया, आपका टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा नील। तो रिबेट इज टू बी गिवन बिफोर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड मत कर देना टैक्स में, जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड मत कर देना रिबेट लेने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं अपन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम की। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम मुझे ये कहता है कि भाई अगर आपकी टोटल इनकम क्या है 7 लाख है, अगर आपकी टोटल इनकम क्या है अप टू 7 लाख है, तो रिबेट कितनी मिलेगी 25,000 और टैक्स अमाउंट विच इज लोअर। तो 25,000 और टैक्स अमाउंट विच इज लोअर की आपको क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपन समझते हैं क्या दे रखा है। इन लोगों ने कहा कि भाई लेटर से सपोज कि भाई आपकी टोटल इनकम कितनी है, लेटर से सपोज कि भाई आपकी टोटल इनकम है 7 लाख, लेटर से सपोज आपकी टोटल इनकम कितनी है 7 लाख है, ठीक है ना। अच्छा, ये 7 लाख क्या है, 7 लाख आपकी जो है टोटल इनकम है, इस पर आपका टैक्स कितना बनेगा, इस पर आपका टैक्स बनेगा नील। टैक्स क्यों बनेगा नील, क्योंकि सीधी सी बात है कि भाई जो मेरा 7 लाख पे मेरा क्या आएगा, टैक्स आएगा। 7 लाख पे टैक्स कितना आएगा, आ जाओ पहले अपन निकालते कि भाई 7 लाख पे आपका टैक्स कितना बनेगा। भाई 3 लाख तक आपका हो जाएगा नील, 3 लाख तक तो हो गया नील। 3 लाख से ज्यादा अप टू 7 लाख कितना हो गया, 4 लाख, 4 लाख का 5% कितना होता है 20,000। तो बेसिकली अगर आपकी टोटल इनकम क्या है अप टू 7 लाख है, तो आपका टैक्स कितना बनेगा, टैक्स बनेगा 20,000। तो टैक्स बना मेरा 20,000 का, ये हो गया मेरा टैक्स 20,000 का हो गया। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, आपकी टोटल इनकम क्या है, आपकी टोटल इनकम है अप टू 7 लाख, तो आपको रिबेट मिलेगा। रिबेट कितना मिलेगा 25,000 और 20,000 विच इज लोअर। तो मेरे को रिबेट कितने का मिलेगा 20,000 का मिल जाएगा। मेरा टैक्स कितना है 20,000 है, रिबेट कितना मिल गया 20,000, तो मेरा लाइबिलिटी कितना आ गया, मेरा जो है टैक्स लाइबिलिटी आ गया नील। इतनी बात समझ में आई। अब लेटर से सपोज कि भाई आपकी जो है टोटल इनकम होती है 7,50,000, आपकी जो है टोटल इनकम कितनी होती है, आपकी जो है टोटल इनकम होती है 7,15,000। अब मुझे बताओ कि भाई 7,15,000 पे आपका टैक्स कितना बनेगा, 7,15,000 पे आपका टैक्स कितना बनेगा, आ जाओ। 7,15,000 पे अपन टैक्स निकालते हैं, भाई अप टू 3 लाख तक तो हो जाएगा नील, ठीक है ना। फिर 3 लाख से ज्यादा अप टू 7 लाख कितना हो गया 4 लाख, 4 लाख का 5% कितना हो गया 20,000 हो गया। फिर बचा कितना 15,000, तो 15,000 का मुझे क्या करना पड़ेगा 10% करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये 21, वेट 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 क्या था ये, 15,000 का 10% कितना हो जाएगा 1,500, 15,000 का 10% कितना हो जाएगा मेरा 1,500। तो टोटल टैक्स कितना हो गया मेरा, टोटल टैक्स हो गया मेरा 21,500। आ जाओ, तो मेरा टोटल टैक्स कितना आ जाएगा, टोटल टैक्स आ जाएगा 21,500। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या भाई इस केस में मुझे रिबेट मिलेगी क्या, इस केस में मुझे रिबेट नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी जो टोटल इनकम है, क्योंकि जो मेरी टोटल इनकम है वो क्या है 7 लाख से ज्यादा है। अब देखो क्या हो रहा है, आपकी जो इनकम है, आपकी जो इनकम है वो बड़ी 15,000 से, तो मैं लिख लेता हूं कि भाई इंक्रीज इन इनकम, आपकी जो इनकम है वो कितने से बड़ी, आपकी जो इनकम है वो बड़ी 15,000 से। कैसे, 7 लाख 15,000 माइनस 7 लाख। लेकिन आपका जो टैक्स है, आपका जो टैक्स है इंक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन टैक्स कितना हो गया, इंक्रीज इन टैक्स हो गया 21,500। बेसिकली 7 लाख पे आपका टैक्स बना था 7,15,000 पे आपका टैक्स बना 21,500। आप सरकार को क्या कहोगे, सरकार को ये कहोगे कि भाई मेरी इनकम बड़ी 15,000 से, मेरी इनकम बड़ी 15,000 से, लेकिन मुझे टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है, मुझे टैक्स पे करना पड़ रहा है बेसिकली 21,500 का एक्स्ट्रा। तब सरकार ने कहा कि हमको क्या करेंगे, हम आपको जो है बेसिकली रिलीफ देंगे। तो रिलीफ कितनी मिलेगी, इन दोनों के डिफरेंस की मिलेगी। तो 21,500, 21,500 माइनस 15,000 करो, 21,500 माइनस 15,000 करा कितना आ जाएगा ये 6,500 की मुझे क्या मिलेगी, 6,500 की मुझे रिलीफ मिलेगी। तो बेसिकली 7,15,000 में मेरा टैक्स कितना बनेगा, 7,15,000 पे मेरा टैक्स बनेगा 21,500। इसमें से करूंगा, इसमें से जो है मैं रिलीफ लूंगा, रिलीफ कितने की मिलेगी 6,500 की मिलेगी। तो मेरा टैक्स कितना बनेगा, मेरा टैक्स बनेगा 21,500 माइनस 6,500 कितना हो जाएगा ये 15,000। मतलब मोटा मोटा सरकार ये कह रही है कि भाई हम आपसे जो है इनकम से ज्यादा टैक्स नहीं ले सकते। भाई आपकी इनकम बढ़ रही है 15,000 से और हम आपसे टैक्स जो है 21,500 का ले रहे हैं, मतलब जितनी इनकम बढ़ी है उससे ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं चलेगा। सरकार ने आपको रिलीफ दे दी, सरकार ने बोला चलो ठीक है जितनी आपकी क्या बढ़ी है इनकम बढ़ी है उतना ही हमसे क्या करेंगे, उतना ही हम आपसे टैक्स लेंगे। तो लॉजिक की बात समझ में आ गई। आपकी इनकम बढ़ी 15,000 से, आपका टैक्स बढ़ा 21,500 से, तो इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उतने का आपको क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिलीफ बोलते हैं, राइट। तो आपका 7,15,000 पे टैक्स कितना बना था, 7,15,000 पे आपका टैक्स बना था 21,500। तो 21,500 से मैंने क्या करा, रिलीफ ली कितने की 21,500 से मैंने 6,500 की रिलीफ दी। तो मेरा टैक्स कितना आ गया, मेरा टैक्स पेबल, मेरा टैक्स पेबल आ गया 15,000। इसमें क्या करूंगा, हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करके टैक्स पे कर दूंगा। डन है। तो देखो वही कंसेप्ट दे रखा है इधर कि भाई अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा है एंड टैक्स ऑन सच टोटल इनकम एक्सीड्स द इंक्रीज इन इनकम, तो बेसिकली जो मेरा टैक्स है वो इंक्रीज इन इनकम से ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, रिबेट निकालूंगा। सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे इनकम का। तो मैंने क्या करा, अपना जो है डिफरेंस निकाला इनकम का। टोटल इनकम कितनी थी 7,15,000, तो 7,15,000 माइनस 7 लाख कितना आ गया 15,000 आ गया। तो इधर मैंने लिख लिया कितना 15,000। फिर मैं क्या करूंगा, डिफरेंस इन टैक्स निकालूंगा। देखो क्या दे रखा है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन टैक्स। तो डिफरेंस इन टैक्स कितना आया था मेरा, डिफरेंस इन टैक्स आया था 21,500 का। एंड थर्ड स्टेप क्या करना है मुझे, थर्ड स्टेप जो है मुझे मार्जिनल रिलीफ निकालनी है। तो देखो क्या दे रखा है, स्टेप 2 माइनस स्टेप 1, स्टेप 2 माइनस स्टेप 1 करो। 21,500 माइनस क्या करोगे 15,000 करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 6,500 का क्या मिल जाएगा, 6,500 का जो है आपको रिलीफ दे दिया जाएगा, जिसको आप क्या कह सकते हो, मार्जिनल रिलीफ कह सकते हो या फिर रिबेट भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो लॉजिकली पूरी बात समझ में आ गई कि भाई ये वाला कंसेप्ट क्यों आया, लॉजिकली आपको जो है पूरी बात समझ में आ गई होगी ये वाला कंसेप्ट क्यों आया। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, अपने जो कंसेप्ट बुक है, अपने जो कंसेप्ट बुक है जहां जहां पर आपको क्या दिख रहा है, जहां जहां पर आपको जो है ग्रीन में चीजें दिख रही है, जहां जहां पर आपको क्या दिख रही है, ग्रीन में चीजें दिख रही है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब वो अमेंडमेंट्स है, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्या है, अमेंडमेंट्स है। डन।
तो जैसे यहाँ पर ये भी चीज ग्रीन में थी, तो इसका मतलब क्या है, ये भी जो है बेसिकली अमेंडमेंट है। डन है। तो अपने क्या करा, अपने जो है रिबेट का कंसेप्ट देख लिया, रिबेट टू रेसिडेंट इंडिविजुअल। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, रिबेट आपको नहीं मिलती, रिबेट आपको नहीं मिलती फ्रॉम कैपिटल गेन्स अंडर 112A। तो सेक्शन 112A के जो आपके कैपिटल गेन्स होते हैं उसमें से आपको जो है रिबेट नहीं दी जाती। ये अपन जो है आगे जाके देखेंगे, आगे जाके बोले तो कैपिटल गेन्स में अपन सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 112A, सेक्शन 112A पढ़ेंगे, जिसमें आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो जो टैक्सेबल करा जाता है, राइट। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में टैक्सेबल करा जाता है, क्या होता है, कैसे होता है, कितने रेट पे टैक्सेबल होता है, अपन जो है कैपिटल वाले चैप्टर में जाके देख लेंगे। तो रिबेट वाला कंसेप्ट समझ आ गया आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। अच्छा ये मार्जिनल रिलीफ वाला भी आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रिबेट में भी आपको क्या मिल रही है, मार्जिनल रिलीफ मिल रही है। अब बात करते हैं अपन फर्म और लोकल अथॉरिटी की टैक्स रेट की। तो फर्म और लोकल अथॉरिटी को जो है फ्लैट क्या करना है, 30% टैक्स पे करना है। अच्छा स्पेशल रेट फॉर कैपिटल गेन्स अंडर 112A एंड 11A वुड बी एप्लीकेबल टू फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी एक्सेट्रा। तो अगर किसी इनकम पे जो है स्पेशल टैक्स रेट लग रही है, तो अपन को क्या करना है, अपन को जो है उसी टैक्स रेट से क्या करना है, उसी टैक्स रेट से उस इनकम को टैक्सेबल करना है। डन है। तो फर्म और लोकल अथॉरिटी की जो नॉर्मल इनकम है वो 30% टैक्सेबल होगी। अगर बेसिकली कैपिटल गेन्स की इनकम है विच इज रिफर टू इन 112A या फिर 111A, जो अपन कैपिटल गेन्स वाले चैप्टर में जाके देंगे। तो अगर कैपिटल गेन्स की इनकम है जो इन सेक्शंस में कवर हो रही है, तो बेसिकली इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो भी टैक्स रेट दे रखी है, अपन को क्या करना है, वो टैक्स रेट अप्लाई करनी है। अब बात करते हैं अपन कंपनी की। तो डोमेस्टिक कंपनी या फिर फॉरेन कंपनी, अपन चेक करेंगे कि भाई आप डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी हो। तो फॉरेन कंपनी में टैक्स रेट कितनी है, फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट लगा दी इन लोगों ने 35%। पहले जो है 40% हुआ कर दी थी, अमेंडमेंट करके इन लोगों ने 35% कर दी। अब बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी की। तो प्रीवियस ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए आपको ये चेक करना है कि भाई इस डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर या ग्रॉस एसेट जो है प्रीवियस ईयर 22-23 में अप टू 400 करोड़ था क्या। अगर अप टू 400 करोड़ था तो बेसिकली 24-25 में, प्रीवियस ईयर 24-25 में इस कंपनी को जो है 25% टैक्स पे करना है, अदरवाइज जो है 30% टैक्स पेबल करा जाएगा। डोमेस्टिक कंपनी का क्या मतलब है, डोमेस्टिक कंपनी का मतलब है कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया और विच हैज मेड अरेंजमेंट्स फॉर पेइंग डिविडेंड फ्रॉम द इनकम टैक्सेबल इन इंडिया। डन। अच्छा डोमेस्टिक कंपनी क्या कर सकती है, कंसेशन रेट ऑफ टैक्स ऑप्ट कर सकती है अंडर 115BAA, 115BAA एंड 115BAB, जहां पर टैक्स रेट क्या होगा, जहां पर टैक्स रेट होगा 22% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। ये जो है अपन फर्दर चैप्टर्स में जाके बहुत डेप्थ में समझेंगे। तो डोमेस्टिक कंपनी क्या कर सकती है, कंसेशन टैक्स रेट को ऑप्ट कर सकती है। अब बात करते हैं अपन किसकी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की। अब बात करते हैं अपन कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की मुझे स्लैब रेट से रखी है अप टू टोटल इनकम। अगर इसकी टोटल इनकम क्या है, अप टू 10,000 है, तो बेसिकली टैक्स रेट लगेगा 10%। 10,000 से ज्यादा अप टू 20,000 पे लगेगा 20% एंड 20,000 से ज्यादा पे लगेगा 30%। ये क्या है, स्लैब रेट्स हैं। अच्छा जिस तरह से डोमेस्टिक कंपनी क्या कर सकती थी, कंसेशन रेट ऑफ टैक्स ऑप्ट कर सकती थी अंडर 115BAA एंड BAB, उसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्या कर सकती है, कंसेशन रेट ऑफ टैक्स ऑप्ट कर सकती है अंडर 115BAD एंड BAE, जहां पर टैक्स रेट क्या हुआ 22% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। अच्छा मैंने अगेन बताया ये दोनों चीजें जो है अपन फर्दर चैप्टर्स में जाके बहुत डेप्थ में समझेंगे। डन। अब बात करेंगे अपन सरचार्ज की। अब बात करेंगे अपन किसकी, सरचार्ज की। सरचार्ज का मतलब क्या होता है कि भाई जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनकी इनकम क्या है, जिनकी टोटल इनकम क्या है, जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, उनसे अपन क्या करेंगे, सरचार्ज भी कलेक्ट करेंगे। तो सरचार्ज रेट ऑन इंडिविजुअल HUF AOP BY AJP। तो अगर टोटल इनकम आपकी 50 लाख है तो आपसे कोई भी सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 करोड़ है, तो आपसे आपका जो सरचार्ज है वो कितना होगा, 10% ऑफ टैक्स। अगर आपकी जो टोटल इनकम है 1 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 2 करोड़ है, तो उसमें सरचार्ज का रेट क्या होगा, 15% हो जाएगा। अगर आपका टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 5 करोड़ है, तो सरचार्ज का रेट कितना होगा, 25%। एंड अगर आपका जो इनकम है, अगर जो आपका टोटल इनकम है वो 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में आपका सरचार्ज कितना होगा, 37% होगा। अच्छा ध्यान रखना ये सरचार्ज की स्लैब रेट्स नहीं है, ये सरचार्ज की स्लैब रेट्स नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भाई लेटेस्ट से सपोज कि भाई आपकी जो टोटल इनकम है वो कितनी है, 1.5 करोड़ है, तो डायरेक्टली सरचार्ज कितना लगेगा, डायरेक्टली आपका सरचार्ज लगेगा 15% ऑफ टैक्स। तो जिस तरह से अपन ऊपर स्लैब रेट्स पढ़े थे ना, जिस तरह से अपन ऊपर स्लैब रेट्स पढ़े थे, ये स्लैब रेट्स नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि भाई आपका टोटल इनकम कहां पर फॉल कर रहा है, आपको जो टोटल इनकम है कहां पर फॉल कर रहा है, एंड उसके करस्पॉन्डिंग में जो भी रेट दे रखी है वो आपका सरचार्ज माना जाएगा। सरचार्ज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया, जो भी आपका टैक्स निकल के आता है, जो भी आपकी टोटल इनकम पे टैक्स निकल के आएगा, उसमें आप क्या करोगे, सरचार्ज ऐड करोगे। तो सरचार्ज किस पे लगता है, सरचार्ज जो है टैक्स पे लगता है, जो क्या रखा है 10% ऑफ टैक्स। जितना भी आपका टैक्स निकल के आया उसका आपको क्या करना है, उसका आपको जो है सरचार्ज का परसेंटेज लगाना है। मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि भाई 115BAC में आपको जो मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज है वो कितना है, 25% है। तो ये क्या है, ये जो नॉर्मल रिजीम होती है, नॉर्मल टैक्स रिजीम होती है, उसमें सरचार्ज की रेट दे रखी है। अगर आपने जो है 115BAC ले रखा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो ये 37% वाली चीज है ये नहीं होगी। उस केस में जो है ये 37% वाली चीज नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आपकी इनकम क्या है, अबाउट 2 करोड़ है, तो उस केस में जो है फ्लैट सरचार्ज कितना लगेगा, 25% लगेगा। तो अंडर 115BAC मैक्सिमम सरचार्ज की रेट क्या है, 25% है। डन। ऑलराइट। अच्छा ये वाली चीज जो है मैं आपको एग्जांपल से कराऊंगा, ठीक है ना। उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि भाई फर्म और लोकल अथॉरिटी पे सरचार्ज की रेट क्या है। फर्म और लोकल अथॉरिटी पे सरचार्ज की रेट क्या है, तो अपन ये चेक करेंगे कि भाई फर्म या लोकल अथॉरिटी की इनकम अप टू 1 करोड़ है तो सरचार्ज होगा नील, 1 करोड़ से ज्यादा है तो वन को क्या करना पड़ेगा, 12% ऑफ टैक्स सरचार्ज लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपन किसकी, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सरचार्ज रेट की। सरचार्ज ऑन कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हम ये देखेंगे कि भाई आपकी इनकम 1 करोड़ से अप टू 1 करोड़ है, अप टू 1 करोड़ है तो आपका सरचार्ज कितना होगा, नील होगा। अप टू 1 करोड़ है आपकी टोटल इनकम, तो आपका सरचार्ज कितना होगा, नील होगा। टोटल इनकम का क्या मतलब होता है भाई, टोटल इनकम का मतलब होता है, अपने निकाला था देखो ये रहा, टोटल इनकम का मतलब होता है ये रही टोटल इनकम। जीटीआई मत उठा लेना, आपको क्या करना है, अपने को जो है टोटल इनकम उठानी है।
आ जाओ आगे। तो अगर आपकी टोटल इनकम क्या है अप टू 1 करोड़, तो सरचार्ज कितना होगा? नील। अगर अपनी टोटल इनकम जो है बेसिकली 1 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 10 करोड़ है, तो उस केस में सरचार्ज कितना होगा? 7% ऑफ टैक्स। अगर मेरी टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में सरचार्ज कितना होगा? 12% ऑफ टैक्स। ये किसके लिए था? डोमेस्टिक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। अगर आप एक फॉरेन कंपनी हो, अगर आप एक फॉरेन कंपनी हो, तो उस केस में अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 1 करोड़ तो सरचार्ज होगा नील। 1 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 10 करोड़, तो सरचार्ज कितना होगा? 2% ऑफ टैक्स। एंड 10 करोड़ से ज्यादा है, तो बेसिकली आपका सरचार्ज कितना होगा? 5% ऑफ टैक्स। डन है, इजी। अच्छा, ये जो मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट है और ये वाला पॉइंट है, ये मैं आपको जो है लास्ट में एग्जांपल के साथ कराऊंगा, तो आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। उससे पहले अपन जो है दो और चीजें देख लेते हैं। उससे पहले अपन जो है दो और चीजें देख लेते हैं कि भाई अपना जो इनकम अंडर दैट सैलरी वो कैसे निकलता है। इनकम अंडर दैट सैलरी की बात करते हैं। इनकम अंडर दैट सैलरी बोले तो ये वाला हेड, इनकम अंडर दैट सैलरी। आ जाओ। तो क्या रखा है? इनकम अंडर दैट सैलरी चार्जेबल ईदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसीव बेसिस, विचएवर इज अर्लियर। तो आपको सैलरी, आपकी सैलरी ड्यू हो गई या फिर आपको रिसीव हो गई, विचएवर इज अर्लियर के बेसिस पे क्या होगा? टैक्सेबल करा जाएगा। सैलरी इंक्लूड्स मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी आइटम्स। डन है। अब एक और चीज समझना, However, where any salary paid in advance is assessed in the year of payment। भाई करंट में आपको क्या मिला? करंट में आपको एडवांस में सैलरी मिल गई। करंट में आपकी सैलरी डी नहीं हुई थी, एडवांस में आपको सैलरी मिल गई, तो आपने क्या करा? उस एडवांस सैलरी पे टैक्स पे कर दिया। अब अगले साल आपको जाके जब सैलरी एक्चुअल में मिलती है, तो आपको वापस आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। However, where any salary paid in advance is assessed in the year of payment, it cannot be subsequently brought to tax in the year in which it becomes due। सही बात है ना? करंट में आपको एडवांस मिल गया, आपने एडवांस में टैक्स पे कर दिया, अगले साल जाके एक्चुअल में सैलरी ड्यू हुई, तो आप जो है वापस जो है सैलरी पे टैक्स पे नहीं करोगे, जो आपको क्या हुई है, जो सैलरी आपकी ड्यू हुई है। इसी तरह से अगर आपको जो है करंट में सैलरी मिली नहीं थी, करंट में आपको सैलरी मिली नहीं थी लेकिन आपकी ड्यू हो गई थी, तो आपने क्या करा? ड्यू बेसिस पे टैक्स पे कर दिया। बाद में जाके आपको सैलरी मिलती है, तो वापस टैक्स पे करोगे क्या? वापस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो अगर सैलरी पेड इन अरियर्स हैज ऑलरेडी बीन असेस्ड टू टैक्स ऑन ड्यू बेसिस, सेम कैन नॉट बी टैक्स अगेन। तो अगर ड्यू बेसिस पे ऑलरेडी असेस हो गई है, तो जब आप पे करोगे, जब आपको एक्चुअली सैलरी मिलेगी, वापस आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो भी सैलरी है, आपकी जो भी सैलरी होती है, उसमें से आपको जो है डिडक्शन दिए जाते हैं। तो डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, तो जो भी आपकी सैलरी होती है उसमें से आपको क्या मिलते हैं? ग्रॉस, उसमें से आपको जो है डिडक्शन दिए जाते हैं। तो देखो क्या दे रखा है, आपकी जो सैलरी है, आपकी सैलरी कैसे निकलेगी? लेटर से सपोज कि भाई आपकी हर महीने की सैलरी है 10,000, तो 10,000 इंटू 12 कर दूंगा, तो मेरी ग्रॉस सैलरी कितनी आ जाएगी? 1,20,000 की आ जाएगी। इसमें से मुझे क्या मिलेंगे? इसमें से मुझे कुछ डिडक्शन दिए जाते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है? 50,000 और अमाउंट ऑफ सैलरी विचएवर इज लोअर। 50,000 और अमाउंट ऑफ सैलरी विचएवर इज लोअर का आपको क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो बेसिकली मेरी जो सैलरी है वो कितनी है? मेरी जो सैलरी है 1,20,000 है, तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा? सबसे पहले मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। 50,000 का क्या मिल जाएगा? मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब मुझे क्या करना है? मुझे जो है 70,000 पे टैक्स पे करना है। मुझे जो क्या करना है? 70,000 पे टैक्स पे करना है। तो जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी होती है उसमें से आपको जो है सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है? 50,000 और अमाउंट ऑफ सैलरी विचएवर इज लोअर। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये बेसिकली 75,000 पे इंक्रीज कर दिया गया है अंडर 115 बीएससी। तो अगर आपने क्या कर रखा है? अगर आपने जो है बेसिकली 115 बीएससी ऑप्ट कर रखा है, अगर आपने 115 बीएससी ऑप्ट कर रखा है, तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा? 75,000 और अमाउंट ऑफ सैलरी विचएवर इज लोअर। तो लिमिट ऑफ 50,000 इंक्रीज टू 75,000। अच्छा, ये जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है बेसिकली 115 बीएससी में अवेलेबल है। तो अगर आपने 115 बीएससी ले रखा है, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो जो भी आपकी सैलरी इनकम होती है, जो भी आपकी सैलरी इनकम होती है, उसमें से आप क्या कर सकते हो? स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हो। सरकार ने आपको इतनी छूट दे रखी है, बाकी बैलेंस अमाउंट पे आपको क्या करना है? बाकी बैलेंस अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना है। अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा आपको जो है बेसिकली एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन दिया जाता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का क्या मिलता है? डिडक्शन मिलता है। देखो क्या दे रखा है, एंटरटेनमेंट अलाउंस का आपको जो है डिडक्शन दिया जाता है, लेकिन ये किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए। तो अगर आप एक गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, आपको जो है सैलरी मिली है, तो आप सैलरी में से क्या कर सकते हो? एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन ले सकते हो। कितना डिडक्शन मिलेगा आपको? तो क्या दे रखा है? लोअर ऑफ द फॉलोइंग, भाई 5,000 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी और एक्चुअल अमाउंट रिसीव विचएवर इज लोअर का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने जो है 115 बीएससी ले रखा है, 115 बीएससी ले रखा है, तो उस केस में जो है आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। तो आप एक इंडिविजुअल हो, ठीक है ना? आप एक क्या हो? इंडिविजुअल हो। इधर आ जाओ। आप इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई एजेपी हो। आपके पास ऑप्शन होता है, आपके पास ऑप्शन होता है कि भाई आप क्या कर सकते हो? 115 बीएससी के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकते हो, या फिर नॉर्मल टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकते हो। अच्छा, मेरी डिफॉल्ट क्या है? मेरी डिफॉल्ट है 115 बीएससी। मतलब अगर आपने कुछ भी ऑप्शन चूज नहीं करा, तो आपको क्या करना है? 115 बीएससी के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना है, ठीक है ना? लेकिन आप चाहो तो क्या कर सकते हो? 115 बीएससी से ऑप्ट आउट कर सकते हो। ऑप्ट आउट, ऑप्ट आउट का मतलब क्या है कि भाई आप बोलोगे कि भाई देखो मुझे 115 बीएससी के अकॉर्डिंग टैक्स में पे नहीं करना, मैं क्या करूंगा? नॉर्मल टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करूंगा। तो अगर फॉर एग्जांपल आप क्या करो? 115 बीएससी के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर रहे हो, टैक्स निकाल रहे हो, तो उस केस में आपको जो है एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। उस केस में आपको जो है एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है उसमें से आपको एक और डिडक्शन मिलता है, जिसको अपन कहते हैं प्रोफेशनल टैक्स। देखो क्या दे रखा है, प्रोफेशनल टैक्स या टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशनल टैक्स या टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, तो बेसिकली अगर आपने क्या करा है, अगर आपने प्रोफेशनल टैक्स पे करा है, तो आपको जो है प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन दिया जाता है। अब एक और चीज समझना, अब देखो क्या दे रखा है कि भाई अगर प्रोफेशनल टैक्स आपके एम्प्लॉय ने पे कर दिया आपके बिहाफ पे, तो जितना आपका प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय ने पे करा है वो सबसे पहले आपकी इनकम में ऐड होगा, देन उतने का ही आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। तो अगर प्रोफेशनल टैक्स इज रिम्बर्स्ड और डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, द अमाउंट सो पेड इज फर्स्ट इंक्लूडेड एज सैलरी इनकम एंड देन अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो मोटा मोटा आपको ये समझ में आ गया कि जो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है उसमें से आपको जो है 3 डिडक्शन दिए जाते हैं। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, आपको एक एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, और एक प्रोफेशनल टैक्स का आपको डिडक्शन दे दिया जाता है। अच्छा, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई जो आपका ये एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है और जो प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन दिया जाता है, वो आपको जो है 115 बीएससी में नहीं मिलता,
तो अगर आपने 115 बीएससी ऑप्ट कर रखा है तो उस केस में आपको जो है एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको जो है नॉर्मल टैक्स में भी मिलता है और 115 बीएससी में भी दे दिया जाता है। तो ये तो हो गया मेरा इनकम अंडर सैलरी की बात। अब अपन चलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देखो क्या दे रखा है। हाँ जी, तो देखो इनकम फ्रॉम सैलरी तो आपने देख ली, अब अपन देखने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो ये क्या बोलता है कि भाई एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड ऑफ विच द एसएससी इज द ओनर इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस हेड। तो अगर आपकी कोई बिल्डिंग है उस पर आपको रेंटल इनकम हो रही है तो उसकी जो इनकम है कहाँ पे टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्सेबल करी जाएगी। अच्छा, एनुअल वैल्यू टैक्सेबल करी जाएगी। एनुअल वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो क्या दे रखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है, जीएवी निकालोगे, उसमें से क्या करोगे, जो भी आपने करंट ईयर में म्युनिसिपल टैक्स पे कराए उसको लेस कर दोगे, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा नेट एनुअल वैल्यू। अच्छा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, आ जाओ। तो इन लोगों ने क्या रखा है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब है हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। तो जीएवी का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको एक्चुअल में रेंट मिला है उसको कंपेयर करोगे एक्सपेक्टेड रेंट से, विचएवर इज हायर, विचएवर इज हायर आपका क्या होगा, जीएवी होगा। अच्छा, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, तो देखो एक्सपेक्टेड रेंट मैंने इधर लिख रखा है। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब है फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट विचएवर इज हायर, ठीक है ना, उसको अपन कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से विचएवर इज लोअर। ये क्या निकलेगा आपका स्टैंडर्ड रेंट निकलेगा, सॉरी ये आपका क्या निकलेगा बेसिकली एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि भाई एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालना है, भाई फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विचएवर इज हायर, जो अमाउंट आएगा उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से विचएवर इज लोअर, ये आपका क्या होगा एक्सपेक्टेड रेंट होगा। ये सारे फिगर्स आपको जो है क्वेश्चन के अंदर दे रखे होंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब देखो वही दे रखा है कि हायर ऑफ फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू, हायर ऑफ फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। अगर क्वेश्चन में ये सारी चीज आपको नहीं दे रखी हो, क्वेश्चन में ये सारी चीज आपको नहीं दे रखी हो तो उस केस में क्या होगा, इन सारे फिगर्स को जीरो अज्यूम कर लेना। तो क्या दे रखा है, in the absence of any information relating to the municipal value, fair rent and standard rent, actual rent would be considered GAV। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको जो है ये फिगर्स नहीं दे रखे हो तो बेसिकली इसको क्या अपन अज्यूम करेंगे, जीरो अज्यूम करेंगे। तो जीरो और एक्चुअल रेंट विचएवर इज हायर, तो आपका जीएवी क्या निकल के आएगा, आपका जीएवी जो है एक्चुअल रेंट निकल के आ जाएगा। डन है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है कहाँ पे टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हो, बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हो तो उसकी इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होगी, पीजीपी एक्ट में टैक्सेबल होगी। आपका बिजनेस ही क्या है, आपका बिजनेस ही है प्रॉपर्टी को जो है क्या करना, किराए पे देना, तो उस केस में जो इनकम है कहाँ पे टैक्सेबल होगी, पीजीपी एक्ट में। पढ़ो, प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन या प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, तो एनुअल वैल्यू ऑफ दीज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज चार्जेबल अंडर दैट पीजीपी। डन है। तो बेसिकली प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू होती है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर क्या होती है, चार्जेबल होती है, लेकिन अपन ने दो एक्सेप्शंस पढ़ लिए। डन। अब देखो एक और चीज समझना, अभी तो मैंने आपको ये समझा दिया कि भाई आपका जो है जीएवी और एनएवी कैसे निकलता है। लेटर से सपोज आपकी कोई प्रॉपर्टी है वो आपने क्या कर रखी है, सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखी है, मतलब उस प्रॉपर्टी में आप खुद रहते हो, तो आपको कोई इनकम होगी क्या, उसमें से कोई इनकम नहीं होगी। तो उन लोगों ने कहा कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है फॉर ओन रेसिडेंस या फिर पूरे साल में क्या है अनऑक्यूपाइड है, ठीक है ना, थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, तो उसकी एनुअल वैल्यू क्या होगी, नील होगी। एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है कि उसकी इनकम नहीं मानेंगे अपन। अगर कोई प्रॉपर्टी पे आप क्या करते हो, खुद रहते हो, तो उससे आपको कोई इनकम होगी क्या, उससे आपको कोई इनकम नहीं होगी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आपका जो एनएवी है वो डायरेक्टली कितना निकलेगा, आपका जो एनएवी है वो अपन डायरेक्टली कितना बताएंगे, नील बताएंगे। अच्छा, लेकिन देखो क्या रखा है, बेनिफिट ऑफ निल एलोन वैल्यू इज अवेलेबल ओनली फॉर अप टू टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये कि भाई लेटेस्ट से सपोज रोहन के पास करंट ईयर में क्या है, रोहन के पास करंट ईयर में चार सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, रोहन के पास करंट ईयर में क्या है, चार सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। तो सरकार ये कहती है कि जो बेनिफिट है, निल एनुअल वैल्यू का बेनिफिट है वो जो है आपको किसी भी दो घर का मिलेगा, बाकी दो घर की आपको क्या करनी पड़ेगी, बाकी दो घर की आपको जो है जीवी म्युनिसिपल टैक्स एंड एनएवी निकालनी पड़ेगी। तो मैंने आपको ये बताया कि अपने रोहन के पास क्या है, रोहन के पास 1 2 3 4 4 घर हैं, तो रोहन क्या कर सकता है, किसी भी दो घर की इनकम को जीरो मान सकता है, किसी भी दो घर की इनकम को क्या मान सकता है, जीरो मान सकता है। लेकिन ये जो बाकी के दो घर हैं, ये जो बाकी के दो घर है उसके लिए रोहन को क्या करना पड़ेगा, जीएवी निकालनी पड़ेगी, जीएवी से उसकी एनएवी आएगी एंड अकॉर्डिंगली एनएवी से क्या करना पड़ेगा, उसको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बेनिफिट ऑफ निल एनुअल वैल्यू इज अवेलेबल ओनली फॉर टू सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, दैट इज फॉर ईदर वन हाउस प्रॉपर्टी और टू हाउस प्रॉपर्टी ओन बाय द एसएससी। अच्छा, ये बेनिफिट किसके लिए अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए अवेलेबल है। समझ में आ रही है ना बात। सरकार ने कहा कि भाई देखो, अगर आपने क्या कर रखा है, अगर आपने बहुत सारे घर खरीद रखे हैं तो बेसिकली किसी भी दो घर की इनकम को हम क्या करेंगे, निल मानेंगे। बाकी के जो घर हैं उसका क्या करना पड़ेगा, उसका जो है आपको इस तरह से कैलकुलेशन करके टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि भाई बाकी के जो मेरे घर हैं वो खाली पड़े हैं, तो उस केस में जो है एक्चुअल रेंट क्या होगा, उस केस में ऑफकोर्स एक्चुअल रेंट तो जीरो होगा, लेकिन आप एक्सपेक्टेड रेंट तो निकाल ही सकते हो ना, तो आप जो है एक्सपेक्टेड रेंट इस तरह से निकालोगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है सरकार आपको दे देगी, आप क्या करोगे, एक्सपेक्टेड रेंट निकालोगे, फिर आप जीवी निकाल दोगे, म्युनिसिपल टैक्स को लेस कर दोगे, आपको एनएवी आ जाएगी, अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास जो है करंट में बहुत सारे घर हैं तो सरकार कहती है कि किसी भी दो घर का, कोई भी दो घर पकड़ लो, किसी भी दो घर की इनकम को आप नील क्लेम कर सकते हो, बाकी सब पे आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज समझना, देखो क्या दे रखा है नीचे, भाई नो डिडक्शन फॉर म्युनिसिपल टैक्स इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज एज एनुअल वैल्यू मींस वैल्यू डिटरमिन्ड आफ्टर द डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस। तो सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि भाई जिस भी घर की आपने क्या करी है, जिस भी घर की आपने जो है बेसिकली एनुअल वैल्यू को नील माना है, जिस भी घर की आपने क्या करा है, एनुअल वैल्यू को नील माना है, तो उसकी उस घर के रिस्पेक्ट में जो भी आपने म्युनिसिपल टैक्स पे करा है वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अच्छा,
एनएवी निकलता कैसे है? एनएवी निकलता है जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है ना। तो जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स करते हो तो क्या निकल के आता है? एनएवी निकल के आता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि भाई आप क्या कर सकते हो, किसी भी दो घर की जो आपकी एनुअल वैल्यू है उसको नहीं ले सकते हो। तो अगर आपने क्या करा है, किसी भी दो घर की एनुअल वैल्यू को नील लिया है, तो सीधी सी बात है उन दो घर पे जो भी आपने म्युनिसिपल टैक्स पे करा होगा वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि एनएवी निकलती कैसे है? एनएवी निकलती है जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स, और मैंने क्या करा है? एनएवी को ही नील मान लिया है, एनएवी को ही नील मान लिया है। तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, आपको जो है एनएवी मिल गई, आपको जो है क्या मिल गई? एनएवी मिल गई। तो आप ये चेक करोगे, आपको जो है बेसिकली एनएवी मिल गई, तो आप ये चेक करोगे कि भाई आपकी जो घर है, ये जो घर है ये आपने किराए पे दे रखा है या फिर आपने जो है क्या कर रखा है? सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है। देखो अगर आपने घर को क्या कर रखा है? सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है, तो सीधी सी बात है कि भाई आपका जो एनएवी है वो तो कितना आ जाएगा? नील आ जाएगा। लेकिन इस एनएवी में से आपको जो है कुछ डिडक्शन दिए जाएंगे, तो किसका डिडक्शन मिलेगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आपको जो है इंटरेस्ट एंड बोरोड कैपिटल का डिडक्शन दिया जाएगा। अगर आपने लोन रिपेयर, रिन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो उस केस में क्या होगा? मैक्सिमम 30,000 का आपको जो है डिडक्शन दिया जाएगा। मैक्सिमम जो है 30,000 का आपको डिडक्शन दिया जाएगा इन टोटल विद रिस्पेक्ट टू 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो मैक्सिमम क्या कर सकते हो? मैक्सिमम दो घर के एनएवी को नहीं ले सकते हो, मैक्सिमम दो घर के एनएवी को क्या कर सकते हो? नहीं ले सकते हो। लेकिन मैक्सिमम आपको जो है 30,000 का आपको क्या करेंगे? हम जो है आपको 30,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन दे देंगे। मतलब क्या होगा? आपका जो है 30,000 का लॉस आएगा, इस लॉस को आप क्या कर सकते हो? इस लॉस को जो है दूसरी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम कितना मिलेगा? मैक्सिमम 30,000 का मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू इवन 1 और 2 या फिर बोथ प्रॉपर्टीज। डन। अच्छा अगर आपने लोन किसके लिए लिया है? एक्विजिशन के लिए लिया है, फिर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। अगर आपने लोन एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो उस केस में हम ये देखेंगे क्या आपने एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया है विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कैपिटल वाज बोरोड प्लस प्लस सर्टिफिकेट फ्रॉम द लेंडर स्पेसिफाइंग द इंटरेस्ट पेबल। तो अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको जो डिडक्शन है वो कितना हो जाएगा? मैक्सिमम 2 लाख का हो जाएगा। उस केस में आपको जो डिडक्शन है वो मैक्सिमम किसका हो जाएगा? कितने का हो जाएगा? 2 लाख का हो जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज इन टोटल, ठीक है। अच्छा ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो उस केस में क्या होगा? मैक्सिमम आपको जो है 30,000 का डिडक्शन अलाउ करा जाएगा। तो सीधी सी बात ये है कि जो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है, जो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है जिसकी वैल्यू आप नील क्लेम करते हो, उसमें क्या करोगे? उसमें से आप जो है इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हो। तो आपको क्या मिलेगा? आपको जो बेसिकली लॉस मिलेगा, इस लॉस को जो आप क्या कर सकते हो? दूसरी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। ये तो बात करी किसकी? अपन ने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात करी। अगर आपके जो एनएवी निकल के आ रही है वो जो है बेसिकली लेट आउट प्रॉपर्टी से निकल के आ रही है, लेट आउट प्रॉपर्टी से निकल के आ रही है या फिर डीम लेट आउट प्रॉपर्टी से निकल के आ रही है। डीम लेट आउट का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था ना कि करंट ईयर में आपके पास 4 घर हैं, करंट ईयर में आपके पास 4 घर हैं। आप क्या कर सकते हो? आप जो है किसी भी दो घर का क्या कर सकते हो? नील वैल्यू क्लेम कर सकते हो। तो बाकी जो घर बच गए सरकार क्या मानती है? डीम लेट आउट है। ये क्या है? डीम लेट आउट है। एंड आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है इस तरह से कैलकुलेशन करके टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दो प्रॉपर्टी के अलावा जिन दो प्रॉपर्टी की वैल्यू आपने नील क्लेम करी है उसके अलावा जो भी आपके पास घर पड़े हैं, अगर आपने किराए पे दे रखे हैं तो अच्छी बात है, किराए पे नहीं दे रखे तो हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे वो डीम लेट आउट है। हम क्या मानेंगे? डीम लेट आउट है। आपको क्या करना पड़ेगा? इस तरह से इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अच्छा तो जो आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी है, उसके इसमें आपको क्या मिलेगा? आपको जो है फ्लैट 30% का डिडक्शन दिया जाएगा फ्रॉम एनएवी। एंड उसके बाद जो भी आपने क्या करा है? इंटरेस्ट पे करा है ऑन द बोरोड कैपिटल, उसका आपको जो फुली डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। है। तो ये जो सैलरी और हाउस वेटी का कंसेप्ट है ये आपने जो है इंटर में बहुत डेप्थ में समझा होगा। फाइनल में जो इतना अपने लिए रेलेवेंट था अपन ने जो है पूरा समझ लिया, ठीक है। अब एक और चीज समझना, भाई रोहन है, ठीक है ना। रोहन एक बिल्डर है। रोहन क्या है? एक बिल्डर है। रोहन ने क्या करा? करंट में जो है बेसिकली एक फ्लैट बनाया और फ्लैट के अंदर जो है 20 फ्लैट्स हैं, ठीक है ना। तो रोहन ने जो है एक फ्लैट बनाया, ठीक है ना, एक फ्लैट बनाया, एक रेसिडेंसी बनाई, उसके अंदर क्या है? 20 फ्लैट्स हैं। उसके अंदर क्या है? 20 फ्लैट्स हैं। 20 फ्लैट्स जो है रोहन के नाम है क्योंकि रोहन क्या है? बिल्डर है। अच्छा अब आपको एक चीज पता है कि भाई रोहन क्या कर सकता है? रोहन जो है बेसिकली दो घर की वैल्यू को क्या मान सकता है? नील मान सकता है। रोहन क्या कर सकता है? दो घर की वैल्यू को नील मान सकता है। 18 का जो है उसके पास अभी भी पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली 20 फ्लैट से ठीक है, 20 फ्लैट्स अभी भी उसके पास पड़े हुए हैं। उसमें से क्या करा उसने? 2 फ्लैट की वैल्यू को नहीं ले लिया। अब 18 फ्लैट्स उसके पास अभी भी पड़े हैं। सरकार क्या बोलेगी? सरकार बोलेगी ये जो 18 फ्लैट्स हैं, इनको हम क्या मानते हैं? इसको हम डीम लेट आउट मान लेते हैं। यानी इस 18 फ्लैट्स पे जो भी इनकम है तुझे क्या करना पड़ेगा? इस जो भी इनकम है इस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा कौन बोलती है? सरकार जो है बिल्डर को बोलती है। बिल्डर बोलता है कि देखो यार मैंने ये जो फ्लैट्स बनाए थे तो बेचने के लिए बनाए थे। मैंने तो फ्लैट्स बनाए थे बेचने के लिए बनाए थे। ये मेरी क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है। ये मेरा क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है। सरकार समझती है ये बात। सरकार जो ये भी बात समझती है कि यार अगर ये बिल्डर है तो इसके बाद जो है बहुत सारे फ्लैट्स होंगे जो अनसोल्ड होंगे, जो क्या होंगे? अनसोल्ड होंगे। अच्छा डीम लेट आउट का अगर कंसेप्ट लगा दिया गया तो जबरदस्ती बिल्डर को क्या करना पड़ेगा? अपनी एसआईटी पे जो है टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो सरकार ने इनको रिलैक्सेशन दिया। क्या रिलैक्सेशन दिया? कि भाई हम आपको जो है 2 साल का समय देते हैं। हम आपको जो है क्या करते हैं? 2 साल का समय देते हैं। तो क्या रखा है सरकार ने? कहा हम आपको 2 साल का समय देते हैं। भाई 2 साल में जो है इस प्रॉपर्टी को बेच दो। 2 साल का समय दिया जाता है आपको। 2 साल में इन प्रॉपर्टी को बेच दो। अगर 2 साल में आपने इन प्रॉपर्टी को नहीं बेचा, बेसिकली जैसे 2 साल खत्म हो जाएंगे, तीसरे ईयर से ये डीम लेट आउट मान ली जाएगी। एंड आपको जो है क्या करना पड़ेगा? इनकम फ्रॉम हाउस में टैक्स पे करना पड़ेगा। अब पढ़ लो, देखो भाई प्रॉपर्टी मे बी हेल्ड एज एसआईटी and whole or part of the property may not be let out during the whole or part of the year. In such cases, annual value of the such property or part of the property shall be nil. लेकिन benefit would be available for the period of 2 years from the end of the financial year in which the certificate of completion of the construction of the property is obtained from the competent authority. तो सरकार ने ये कहा कि भाई देखो मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो?
मैक्सिमम जो है बेसिकली 2 घर का अपनी वैल्यू नील क्लेम कर सकते हो। बाकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या मान ली जाएगी, डीम लेट आउट मान ली जाएगी। ऐसे जो है बिल्डर को बड़ा परेशानी हो रही थी, क्योंकि बिल्डर के पास क्या पड़ी है, वो प्रॉपर्टी एज एसआईटी पड़ी है। तो सरकार ने कहा चलो ठीक है, हम आपको क्या करते हैं, हम आपको जो है 2 साल का समय देते हैं, हम आपको 2 साल का समय देते हैं। इन 2 साल में इन सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू नील मानते हैं हम, इन सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या मानेंगे, नील मानेंगे। देखो क्या रखा है, इन सच केसेस एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी हम नील मान लेंगे। बट कंडीशन क्या है, ये बेनिफिट आपको सिर्फ 2 साल तक के लिए दिया जाएगा। 2 साल के बाद, 2 साल के बाद जो भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिकी है, 2 साल के बाद जो भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिकी है, फिर उसको क्या मान लिया जाएगा, डीम लेट आउट मान लिया जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। डन। अच्छा एक और चीज समझो, अगर आपको क्या मिलता है, एडवांस में रेंट मिलता है या फिर अरियर्स में रेंट मिलता है, ठीक है ना, पिछले सालों का आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर में मिला या फिर फ्यूचर करंट आपको एडवांस में मिल गया, तो टैक्सेबल होगा प्रीवियस ईयर में जिस साल आपको एडवांस में रेंट मिला है, एंड 30% का आपको फ्लैट डिडक्शन दे दिया जाएगा। अच्छा, तो एडवांस रेंट या अरियर्स ऑफ रेंट टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच द रेंट इज रिसीव्ड एंड फ्लैट 30% डिडक्शन इज अलाउड वेदर द एसएससी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और नॉट, ठीक है ना। तो जिस साल आपको एडवांस रेंट मिला है या फिर जिस साल आपको जो है पिछले सालों का आउटस्टैंडिंग रेंट मिला है, उस साल जिस साल आपको मिला है उस साल टैक्सेबल कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें से आपको जो है फ्लैट 30% का डिडक्शन दे देंगे हम। ये टैक्सेबल होगा जिस साल आपको मिला है, इवन इफ आप जो है उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो। तो वेदर द एसएससी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और नॉट। बात समझ में आ गई। अब एक और चीज समझना एक और चीज समझते हैं अपन, एनुअल वैल्यू ऑफ को ओन प्रॉपर्टी। एनुअल वैल्यू ऑफ को ओन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि भाई एक प्रॉपर्टी है, एक बिल्डिंग है जो मेरे नाम पे है, मेरी वाइफ के नाम पे है, मेरे नाम पे और मेरी वाइफ के नाम पे है। तो इन लोगों ने क्या कहा, देखो, वेयर द हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द को-ओनर्स इज सेल्फ ऑक्युपाइड बाय ईच ऑफ द को-ओनर्स, एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ईच को-ओनर विल बी नील, ठीक है ना। तो इन लोगों ने कहा कि भाई एक घर है, ठीक है ना, मैं इधर बना देता हूँ कि भाई एक घर है, इस घर का को-ओनर कौन है, एक तो रोहन है और एक रोहन की वाइफ है, एक रोहन है और रोहन की वाइफ है। तो इन लोगों ने कहा ये जो कोन है ना, ये जो को ओनर है, ये क्या करते हैं, घर को सेल्फ ऑक्युपाई करके बैठे हैं, दोनों जो है इस घर में रहते हैं। तो सीधी सी बात है, घर क्या है, सेल्फ ऑक्यूपेशन में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नील होगी। तो इन लोगों ने कहा कि भाई वेयर द हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द को-ओनर्स इज सेल्फ ऑक्युपाइड बाय ईच ऑफ द को-ओनर्स, एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ईच को-ओनर विल बी नील। भाई देखो सीधी सी बात है, दोनों क्या करेंगे, अपनी आईटीआर भरेंगे, दोनों जो है क्या करेंगे, अपनी अपनी आईटीआर भरेंगे, दोनों जो है अपनी अपनी क्या करेंगे, आईटीआर भरेंगे। तो दोनों का जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना पड़ेगा, मुझे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो हमने ये कहा कि भाई आपकी जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू तो कितनी होगी, नील होगी। अच्छा, तो उसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, नील कर दी। आगे देखो क्या रखा है, ईच ऑफ द को-ओनर्स and each co-owner shall be entitled to a deduction of 30,000 या 2 लाख as the case may be on account of interest on borrowed capital। तो लोगों ने सिंपल सी बात ये कही है कि भाई एक घर को ओन्ड है, मतलब 2 जने मिलके क्या करते हैं, 2 जने मिलके इसको ओन करते हैं, दोनों जो है इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों जो है इसमें रह रहे हैं, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन जो है बेसिकली दोनों के हाथ में एनुअल वैल्यू क्या लेंगे, दोनों के हाथ में जो है बेसिकली इस घर की एनुअल वैल्यू क्या ली जाएगी, नील जाएगी, एंड दोनों को 30,000 या फिर 2 लाख का क्या मिलेगा, दोनों को जो है 30,000 या 2 लाख का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। तो जितना जितना इंटरेस्ट इन दोनों ने पे करा है उनका आपको क्या देना है, इनको डिडक्शन देना है। तो सीधी सी बात है कि जब आपका घर क्या होता है, सेल्फ ऑक्युपाइड होता है, तो उस केस में आपको जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है या तो 30,000 का मिलेगा या फिर 2 लाख का मिलेगा। तो हमने कहा सीधी सी बात ये है कि जो दोनों है, ये जो दोनों ओनर है ना, इनकी वैल्यू तो सीधी हम लेंगे नील, ठीक है ना। तो जो आपका घर है उसकी वैल्यू तो ले जाएगी नील, लेकिन जितना जितना इन लोगों ने इंटरेस्ट पे करा है उतने उतने का इन दोनों को क्या मिल जाएगा, डिडक्शन दे दिया जाएगा। लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 30,000 या फिर 2 लाख, 30,000 या 2 लाख एज द केस में भी। डन है। अच्छा, लेटर से सपोज ये जो घर है बेसिकली ये दोनों जने मिलकर ओन करते हैं, ये दोनों जने मिलकर ओन करते हैं, दोनों का 50-50% शेयर है। अच्छा, इस घर को इन लोगों ने क्या कर रखा है, रेंट पे दे रखा है। इस घर को जो है इन लोगों ने क्या कर रखा है, रेंट पे दे रखा है। अब सीधी सी बात ये है कि भाई ये जो रेंटल इनकम आ रही है, ये जो रेंटल इनकम आ रही है, दोनों के हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए, दोनों के हाथ में क्या होनी चाहिए, टैक्सेबल होनी चाहिए, बिल्कुल दोनों के हाथ में टैक्सेबल होगी। सरकार ने तरीका क्या बताया, सरकार ने बोला कि भाई ये जो घर की रेंटल इनकम है ना, ये जो घर की रेंटल इनकम है, इसको जो है आप क्या करो, कैलकुलेट करो एज इफ इट इज ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन। देन जो भी आपका एनएवी निकल के आ जाएगा, जो भी आपका एनएवी निकल के आ जाएगा, उसमें से क्या करना, उसमें से जो भी आपका 30% का फ्लैट डिडक्शन है वो दे देना, जो भी आपने इंटरेस्ट पे करा है वो दे देना, जो आपकी नेट इनकम आएगी उसको क्या करना है, उसको जो है अपन को दोनों के अंदर बांट देना है। पढ़ो where the house property owned by the co-owner is let out, ठीक है ना। इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी shall be computed as if the property is owned by one owner and thereafter the income so computed shall be apportioned among the co-owner as per their specific share। वही बात है भाई, अपन को क्या करना है, मैंने आपको तरीका बताया था कि भाई आपको एनुअल वैल्यू कैसे निकालनी है, आपको एनुअल वैल्यू निकालनी है, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स, आपको एनएवी मिल जाएगी। फिर अगर आपकी एनएवी जो है, अगर आपकी एनएवी जो है लेट आउट प्रॉपर्टी से आ रही है, तो उसमें से क्या करोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेस करोगे और आपको जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वो लेस करोगे, आपको क्या मिल जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड मिल जाएगी। फिर इसको क्या करना है, इसको जो है दोनों को ओनर में उनके पर्सपेक्टिव, उनके रिस्पेक्टिव शेयर से क्या करना है, बांट देना है, सिंपल। तो अगर बेसिकली कोई हाउस प्रॉपर्टी जो है, कोई हाउस प्रॉपर्टी 2 जने मिलकर ओन करते हैं एंड रेंट पे दे रखी है, तो अपन क्या करेंगे, उसकी रेंटल इनकम निकालेंगे एज इफ इट इज ओन बाय सिंगल पर्सन। जो इनकम निकल के आई उसको जो है अपन क्या करेंगे, दोनों को ओनर में बांट देंगे एज पर देयर रिस्पेक्टिव शेयर। अब एक और चीज समझना, अब जो है एक और चीज समझना, ये जो घर है बेसिकली कौन ओन करता है, 2 को ओनर ओन करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये तो घर है क्या है, ये जो घर है सेल्फ ऑक्युपाइड है, ये जो घर है क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड है। अब ये कौन है, ये रोहन है, ये कौन है, रोहन है, इधर मैं लिख लेता हूँ, और ये कौन है, सोहन है, इधर लिखता हूँ सोहन, ठीक है ना। तो दोनों 2 फ्रेंड मिलकर क्या करते हैं, घर को ओन करते हैं। अच्छा, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों जो है बेसिकली इस घर की वैल्यू को नील ले लेंगे, इस घर की वैल्यू को क्या ले लेंगे, नील ले लेंगे। अच्छा, रोहन का एक और घर है, रोहन का जो है एक और घर है जो उसके नाम पे है। तो रोहन के 2 घर हैं भाई, एक तो घर जो है वो कंप्लीटली उसके नाम पे है और एक घर है जिसमें उसका क्या है 50% शेयर है।
अब सीधी सी बात यह है कि भाई रोहन क्या कर सकता है, रोहन मैक्सिमम टू हाउसेस की जो है क्या कर सकता है, एनुअल वैल्यू को नहीं ले सकता है। हमने कहा था ना कि भाई रोहन के पास जितने भी घर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करेंगे सिर्फ 2 घर की इनकम को नील मानेंगे, बाकी सारी इनकम को क्या मान लेंगे, डीम लेट आउट मान लेंगे। तो रोहन क्या करता है, इस घर की वैल्यू को नील मानता है और इस घर की वैल्यू को नील मानता है। तो सीधी सी बात है, रोहन को जो है इन दोनों घर के रिस्पेक्ट में जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा वो मैक्सिमम कितना मिलेगा, 30,000 या 2 लाख का मिलेगा। देखो वही चीज दे रखी है। However, aggregate deduction of interest to each co-owner in respect of interest payable on the loan taken for co-owned property and interest if any payable on the loan taken for another self-occupied property owned by him cannot exceed 30,000 and 2 lakh as the case भी। मतलब मोटा मोटा ये कह रहे हैं, मोटा मोटा ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जब रोहन क्या करेगा, जब रोहन अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कंप्यूट करेगा, वहां पर वो क्या करता है, वहां पर वो जो है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में से जो है इंटरेस्ट का डिडक्शन लेता है। तो किसी भी हालत में वो जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो 30,000 या 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, वो जो है 30,000 या 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता इन टोटल। ठीक है, डन है। तो ये तो हो गई किसकी बात, ये तो गई मेरी हाउस प्रॉपर्टी की बात। अच्छा एक और पॉइंट देखना डीम्ड ओनरशिप वाला, एक और पॉइंट देखना डीम्ड ओनरशिप वाला। हाँ जी, देखो डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट देखते हैं, ये क्या बोलता है हमें कि भाई फॉलोइंग पर्संस दो नॉट द लीगल ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी आर डीम्ड टू बी द ओनर्स। मतलब इसका मतलब क्या समझना, करंट में अगर कोई इंडिविजुअल क्या करता है, अपनी हाउस प्रॉपर्टी अपनी स्पाउस को ट्रांसफर कर देता है, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब फॉर एग्जांपल रोहन ने क्या करा, फ्री में अपनी हाउस प्रॉपर्टी जो है अपनी स्पाउस को गिफ्ट कर दी, तो उस केस में क्या होगा, ट्रांसफर इज डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी। मतलब जो हाउस प्रॉपर्टी मैंने क्या करी है, अपनी स्पाउस को गिफ्ट करी है, उस पर जो भी इनकम होगी रोहन के हाथ में टैक्सेबल करी जाएगी। तो रोहन ने क्या करा, करंट में रोहन को बताया उसकी बहुत ज्यादा इनकम होने वाली है, ठीक है ना, उसको जो है 30% टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो उसने क्या करा, उसने सोचा चलो एक काम करते हैं, एक हाउस प्रॉपर्टी है मेरी, उससे मुझे रेंटल इनकम हो रही है, वो मैं अपनी स्पाउस को ट्रांसफर कर देता हूँ, फ्री में ट्रांसफर कर देता हूँ। उससे होगा क्या कि भाई वो जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है मेरी स्पाउस के हाथ में टैक्सेबल होगी। सरकार ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने क्या करा है, अपनी हाउस प्रॉपर्टी को फ्री में ट्रांसफर करा है अपनी स्पाउस को, तो आप ही ओनर माने जाओगे, उस प्रॉपर्टी के आप ही ओनर माने जाओगे। जो प्रॉपर्टी आपने अपनी स्पाउस को ट्रांसफर कर दी है उस प्रॉपर्टी के आप ही ओनर माने जाओगे, एंड उसकी इनकम जो है आपके हाथ में क्या करी जाएगी, टैक्सेबल करी जाएगी। अच्छा, इन लोगों ने एक चीज कही कि भाई अगर आपने क्या करा है, अपनी हाउस प्रॉपर्टी फ्री में अपनी स्पाउस को इसलिए दी है क्योंकि आप लोगों का डिवोर्स होने वाला था, मतलब इन कनेक्शन विद एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो उस केस में आप जो है ओनर नहीं माना जाओगे। तो हम दोनों का डिवोर्स होने वाला था, डिवोर्स अग्रीमेंट ये कहता है कि रोहन को क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रॉपर्टी अपनी स्पाउस को गिफ्ट करनी पड़ेगी या फिर अपनी स्पाउस को देनी पड़ेगी। तो रोहन ने क्या करा, वो प्रॉपर्टी अपनी स्पाउस को दे दी। तो अब जो रोहन ने क्या करा है, अब जो रोहन ने प्रॉपर्टी अपनी स्पाउस को ट्रांसफर करिए, फ्री में ट्रांसफर करिए, तो उसका जो ओनर है रोहन नहीं माना जाएगा। डन है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक और चीज समझो, करंट में क्या करता है, कोई इंडिविजुअल अपनी हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, करंट में कोई इंडिविजुअल क्या करता है, अपनी हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है अपने माइनर चाइल्ड को, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो ट्रांसफर ही क्या माना जाएगा, ट्रांसफर ही जो है बेसिकली माना जाएगा डीम टू बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो मैंने करंट में अपने माइनर चाइल्ड को क्या करा, कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो उस केस में जो है मैं ही ओनर माना जाऊंगा, एंड जो भी इनकम हो रही है माइनर चाइल्ड को मेरे हाथ में टैक्सेबल करी जाएगी। देखो इन लोगों ने एक चीज कही, अदर देन माइनर मैरिड डॉटर। तो अगर कोई बालिका वधु है, बालिका वधु बोले तो माइनर मैरिड डॉटर, आपकी कोई माइनर डॉटर थी जिसकी शादी हो चुकी है, माइनर मैरिड डॉटर है, उसको आपने क्या करा है, उसको आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन में करिए, उस केस में मैं जो है डीम्ड ओनर नहीं माना जाऊंगा। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा एक और चीज समझना, करंट में क्या करा, करंट में आपने जो है कैश गिफ्ट करा किसको, स्पाउस और माइनर चाइल्ड को। करंट में आपने जो है क्या करा, कैश ट्रांसफर करा स्पाउस और माइनर चाइल्ड को, फिर उसने क्या करा, स्पाउस और माइनर चाइल्ड ने एक्वायर करी प्रॉपर्टी आउट ऑफ सच कैश, देन द ट्रांसफर शैल नॉट बी ट्रीटेड एज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो करंट में मैंने क्या करा, करंट में मैंने जो है कैश दिया अपनी स्पाउस को, कैश दिया अपने माइनर चाइल्ड को, माइनर चाइल्ड या फिर स्पाउस ने क्या करा, माइनर चाइल्ड उस स्पाउस ने क्या करा, बेसिकली उस कैश से घर खरीदा। अब वो जो घर है उसका डीम्ड ओनर मैं नहीं माना जाऊंगा, उसका जो डीम्ड ओनर है वो मैं नहीं माना जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर जो है क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई होंगे, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। क्लबिंग के प्रोविजन कैसे अप्लाई होंगे, क्लबिंग वाले चैप्टर का जब मैं रिवीजन कराऊंगा उधर आपको समझा दूंगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी क्या है, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लिया मुझसे कि भाई अगर आप हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो उस केस में आप डीम्ड ओनर माने जाओगे, लेकिन आपने कैश ट्रांसफर करा और सामने वाले पर्सन ने क्या करा, उस कैश से घर खरीदा है, तो उस प्रॉपर्टी का जो है आप डीम्ड ओनर नहीं माने जाओगे। अब एक और चीज समझना, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट शैल बी डीम्ड टू बी द इंडिविजुअल ओनर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज कंप्राइज्ड इन द एस्टेट। ठीक है, पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है ना, तो राजा महाराजा का महल हुआ करता था, बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी, ठीक है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इम्पार्टेबल एस्टेट बोलते हैं। अच्छा, महाराजा के मरने के बाद जनरली होता क्या है कि भाई जो एल्डेस्ट सन होता है उसको जो है सारी की सारी चीज प्रॉपर्टीज मिल जाती है। तो बेसिकली ये सारी की सारी जो चीजें किसको मिली है, ये जो इम्पार्टेबल एस्टेट है, इम्पार्टेबल एस्टेट का मतलब क्या है, इम्पार्टेबल एस्टेट का मतलब क्या है कि भाई ये जो महल है, ठीक है ना, ये जो बाजू बाजू के खेत हैं, लैंड है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इम्पार्टेबल एस्टेट बोलते हैं। तो जिसको भी मिला है, मतलब एल्डेस्ट सन को मिला है ना, तो एल्डेस्ट सन क्या माना जाएगा, एल्डेस्ट सन जो है डीम्ड ओनर माना जाएगा उन प्रॉपर्टीज का। देखो क्या रखा है, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट शैल बी डीम्ड टू बी द इंडिविजुअल ओनर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज कंप्राइज्ड इन द एस्टेट। तो जो भी आपका ये इम्पार्टेबल एस्टेट है, इसमें जो जो प्रॉपर्टीज है सबका ओनर कौन माना जाएगा, सबका ओनर बेसिकली एल्डेस्ट सन ही माना जाएगा। डन है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या रखा है, मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और अदर एओपी टू विच अ बिल्डिंग और पार्ट इज अलॉटेड और लीज्ड अंडर द हाउसिंग बिल्डिंग स्कीम ऑफ द सोसाइटी, कंपनी, एसोसिएशन shall be deemed to be the owner of that building or part thereof allotted to him, although cooperative society, company या association is the legal owner of that building। तो जैसे अपना ये
तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो गोकुलधाम सोसाइटी होती है, तो गोकुलधाम सोसाइटी में जो भी फ्लैट्स हैं उसका लीगल ओनर कौन होता है? उसका लीगल ओनर होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, बोले तो गोकुलधाम सोसाइटी। लेकिन वो फ्लैट अलॉट किसको करा गया है? वो फ्लैट फॉर एग्जाम्पल जेठालाल को अलॉट करा गया है, तो बेसिकली उसका ओनर कौन माना जाएगा? उसका ओनर जो है जेठालाल माना जाएगा, इवन दो लीगल ओनर कौन है? लीगल ओनर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो उस फ्लैट से जो भी इनकम होगी वो जेठालाल के हाथ में क्या करी जाएगी? टैक्सेबल करी जाएगी। अच्छा, आगे देखो क्या दे रखा है। आगे मुझे बता रखा है कि भाई आपने क्या करा है, आपने कोई करंट में बिल्डिंग किराए पे ली है, आपने करंट में कोई बिल्डिंग किराए पे ली है फॉर एटलीस्ट 12 ईयर्स। तो अगर आप क्या करते हो, कोई बिल्डिंग को किराए पे ले लेते हो फॉर एटलीस्ट 12 ईयर्स, तो उसके डीम्ड ओनर कौन माने जाओगे? आप ही माने जाओगे। तो पर्सन हु एक्वायर्स एनी राइट्स इन द बिल्डिंग और पार्ट देयरऑफ बाय वे ऑफ लीज फॉर एटलीस्ट 12 ईयर्स शैल बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग और पार्ट देयरऑफ। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने क्या करा है, अगर आपने जो है बिल्डिंग किराए पे ली है, अगर आपने जो है बिल्डिंग किराए पे ली है और महीने महीने पे किराए पे लेते हो आप, तो इन केस पर्सन एक्वायरिंग द राइट्स बाय वे ऑफ लीज फ्रॉम मंथ टू मंथ और फॉर अ पीरियड अप टू 1 ईयर, तो सच पर्सन विल नॉट डीम टू बी द सच पर्सन विल नॉट बी डीम टू बी द ओनर। तो इन लोगों ने कहा कि भाई आप क्या करते हो, आप जो है बिल्डिंग को किराए पे लेते हो, लेकिन आपने बिल्डिंग किराए पे ले रखी है 1 साल के लिए, या फिर आपने बिल्डिंग किराए पे ले रखी है 1 महीने के लिए, आपने बिल्डिंग किराए पे ले रखी है 1 महीने के लिए, फिर आप क्या करते हो, वापस जो है 1 महीने का रिन्यू करा देते हो अपना लीज एग्रीमेंट, तो उस केस में जो है आप डीम्ड ओनर नहीं माने जाओगे। डीम्ड ओनर कब माने जाओगे? जब बेसिकली आपने क्या कर रखा है, बिल्डिंग किराए पे ली है और बिल्डिंग एटलीस्ट 12 ईयर्स के लिए, एटलीस्ट 12 ईयर्स के लिए क्या करा है, आपने लीज पे ली है। अब एक और पॉइंट समझना, पर्सन हु इज अलॉटेड टू टेक और रिटेन पोजीशन ऑफ एनी बिल्डिंग और पार्ट देयरऑफ इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। क्या मतलब है? ये रोहन है, ये सोहन है, ठीक है ना। सोहन का एक घर था, सोहन का जो है एक घर था, ठीक है। इसने क्या करा, इस रोहन को बेच दिया। अग्रीड पेमेंट कितना था? 50 लाख का अग्रीड पेमेंट था। रोहन ने क्या करा, रोहन ने जो है बेसिकली 40 लाख का पेमेंट कर दिया। रोहन ने 40 लाख का पेमेंट कर दिया और 10 लाख का पेमेंट रोहन ने क्या बोला, 10 लाख का पेमेंट रोहन ने बोला कि जब भी क्या होगी, इसका हाउस रजिस्टर हो जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगी, तब मैं क्या करूंगा, बैलेंस 10 लाख का पेमेंट कर दूंगा। सोहन ने बोला ओके। तो रोहन ने क्या करा, रोहन ने 40 लाख का पेमेंट कर दिया। रोहन ने क्या करा, इस घर का पोजीशन ले लिया। रोहन ने क्या करा, इस घर का पोजीशन ले लिया, ठीक है ना। 40 लाख किसने दे दिए? रोहन ने दे दिया, मतलब अपने पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट परफॉर्मेंस किसने कर दिया? रोहन ने कर दिया। अब रोहन क्या करता है, रोहन बेसिकली इस घर में रहता है, मतलब रोहन ने इस घर का पोजीशन ले लिया है। सरकार ये कहती है कि जो इस घर का पोजीशन है रोहन ने ले लिया है, तो इसका जो ओनर है वो कौन माना जाएगा? इसका जो ओनर है वो रोहन ही माना जाएगा। इसका जो ओनर है वो रोहन ही माना जाएगा। रोहन बैलेंस 10 लाख रुपीज, रोहन जो है बैलेंस 10 लाख रुपीज जो है एस को कब देगा, सोहन को कब देगा, जब बेसिकली इस घर का क्या हो जाता है, रजिस्ट्री हो जाता है। तो सरकार ने कहा कि भाई अगर आप क्या करते हो, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली किसी बिल्डिंग का पोजीशन ले लेते हो, तो रोहन ही जो है क्या माना जाएगा, ओनर माना जाएगा। डन। तो अपना जो है पूरा बेसिक कंसेप्ट का रिवीजन खत्म होने आया। एक मैं आपको मार्जिनल लीफ का कंसेप्ट बता देता हूँ, आ जाओ। अच्छा, उससे पहले एमएमआर का कंसेप्ट देख लो। एमएमआर का मतलब क्या होता है? एमएमआर का मतलब होता है हाईएस्ट सैलरी रेट बोले तो 30%, हाईएस्ट सरचार्ज रेट बोले तो 37% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो कंपल्सरी लगता ही है। तो 30% प्लस 37% प्लस 4%, तो आपका एमआर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट हो जाएगा आपका 42.744%। डन है। अच्छा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है कि भाई आपका टोटल टैक्स कितना आ रहा है, आपको टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना आ रहा है, डिवाइड बाय टोटल इनकम इनटू 100 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स मिल जाएगा। ओके डन। अब आपको जो है मार्जिनल लीफ का कंसेप्ट समझाते हैं। मार्जिनल लीफ का अपन जो है आपको कंसेप्ट समझाते हैं, आ जाओ। देखो मार्जिनल लीफ का कंसेप्ट में जो है आपको एक एग्जांपल से कराता हूँ, आ जाओ एग्जांपल से देखते हैं। देखो ये रहा मार्जिनल लीफ। अज्यूम करते हैं कि भाई आपकी इनकम कितनी है, आपकी टोटल इनकम आ रही है 50 लाख। आप जो है क्या करो, नॉर्मल टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है ना। तो 50 लाख पे अगर आप टैक्स निकालोगे नॉर्मल स्लैब रेट से, तो आपका टैक्स कितना निकल के आएगा, आपका टैक्स निकल के आएगा 13,12,500 का। अच्छा, लेटर से सपोज आपकी इनकम कितनी हो गई, आपकी इनकम हो गई 51 लाख। आपकी इनकम कितनी होगी, 51 लाख हो गई। 51 लाख पे आपका टैक्स कितना बनेगा, 51 लाख पे आपका टैक्स बनेगा 13,42,500। लेकिन मैंने आपको एक चीज समझाई थी, मैंने जो है आपको एक चीज समझाई थी कि भाई सरचार्ज लग जाएगा। जैसे ही आपकी टोटल इनकम क्या हो जाती है, 50 लाख से ज्यादा होती है अप टू 1 करोड़, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, 10% ऑफ टैक्स सरचार्ज भी पे करना पड़ता है। तो अपने एग्जांपल में देखो आपकी इनकम कितनी है, 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 करोड़ है, तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, 10% का सरचार्ज पे करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपकी इनकम कितनी हो जाती है, जैसे ही आपकी इनकम जो है 51 लाख हो जाती है, तो आपका टैक्स लगेगा कितना, आपका टैक्स बनेगा 13,42,500 और आपका सरचार्ज कितना बनेगा, 10% ऑफ टैक्स। तो बेसिकली आपका टैक्स प्लस सरचार्ज कितना हुआ, आपका टैक्स प्लस सरचार्ज हो गया 1476750। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, आपकी इनकम 50 से 51 लाख हुई, मतलब इनकम कितने से बढ़ी, आपकी जो इनकम है वो बड़ी बेसिकली 1 लाख से। तो देखो क्या दे रखा है, इंक्रीज इन इनकम 51 माइनस 50 कितना हो गया, 1 लाख। लेकिन आपका टैक्स कितने से बढ़ा, देखो भाई 50 लाख पे जो है, 50 लाख पे आपका टैक्स बन रहा था 13,12,500, लेकिन 51 लाख पे आपका जो टैक्स कितना बन रहा है, आपका टैक्स बन रहा है 14,76,750। तो देखो क्या दे रखा है, 14,76,750 माइनस 13,12,500, तो बेसिकली आपका टैक्स कितने से बढ़ा, आपका टैक्स बढ़ा 164250। तो अगेन वही चीज हो गई, भाई आपकी इनकम बढ़ी है 1 लाख से, आपकी इनकम बढ़ी 1 लाख से, 50 लाख से 51 लाख हुई, लेकिन आपको जो टैक्स है वो, आपको जो टैक्स है वो कितने से बढ़ रहा है, 164 250 से बढ़ रहा है। मतलब बेसिकली इंक्रीज इन टैक्स इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इनकम। अब लॉजिकली समझ पा रहे हो ना भाई, आपकी इनकम बढ़ी 1 लाख से, लेकिन आपको टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, 164 250 का। तो सरकार बोलती है चलो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस हम आपको क्या करेंगे, एमआर देंगे, मार्जिनल रिलीफ देंगे। तो 164,250 माइनस 1 लाख, 164,250 माइनस 1 लाख कितना हो गया, 64,250। तो 64,250 की आपको क्या मिलेगी, एमआर मिलेगी। तो देखो ये रहा बेसिकली मेरा जो भी टैक्स बन रहा था, टैक्स प्लस सरचार्ज बन रहा था, उसमें से मैंने क्या करा, एमआर को लेस करा, 64,250 का कितना आ गया, ये 14,12,500, ठीक है ना, 14,12,500 आ गया। इसमें क्या करूंगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करके जो है टैक्स पे कर दूंगा। तो अब आप चेक कर सकते हो, अब आप चेक कर सकते हो कि भाई देखो
50 लाख पे आपका टैक्स कितना बन रहा था 13,12,500। 51 लाख पे आपका टैक्स कितना बन रहा है, देखो 51 लाख पे आपका टैक्स बन रहा है 14,12,500 का, ठीक है ना। तो बेसिकली आपका इनकम कितने से बढ़ा है, आपका इनकम बढ़ा है 1 लाख से, और आपका टैक्स कितने से बढ़ा है 13,12,500 माइनस 14,12,500 कितना हो गया 1 लाख हो गया। लॉजिकली बात समझ पा रहे हो। तो एमआर कैसे मिलती है अपने को, तो एमआर बेसिकली अपने को तब दी जाती है जब बेसिकली सरचार्ज के इंपैक्ट की वजह से, सरचार्ज के इंपैक्ट की वजह से आपका इंक्रीज इन टैक्स इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इनकम। सरचार्ज के इंपैक्ट की वजह से होता क्या है कि भाई आपका जो टैक्स बढ़ रहा है वो ज्यादा होता है किससे, जितने से आपकी इनकम बढ़ रही है। तो उस केस में अपन क्या करते हैं एमआर देते हैं। अच्छा ध्यान रखना, एमआर जो दी जाती है, एमआर जो आपको दी जाती है अगेन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने से पहले दी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लॉजिकली पूरी बात समझ में आ गई आपको कि भाई एमआर का कंसेप्ट क्या होता है, अब पढ़ लो। देखो क्या दे रखा है, जहां पर टैक्स एक्सीड इनकम ड्यू टू सरचार्ज, सरचार्ज की वजह से टैक्स जो है आपकी इनकम से ज्यादा है, तो उस केस में क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे टैक्स ऑन 50 लाख। तो 50 लाख पे टैक्स कितना आ रहा था 13,12,500, ठीक है ना। हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड नहीं करना है। फिर अपने को क्या करना है, कैलकुलेट टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज, कितना निकल के आया था मेरा, तो ये रहा कैलकुलेट टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज कितना आ गया था 1476,750। तो इधर मैंने क्या करा, इधर मैंने लिखा 1476,750। फिर देखो क्या देखा, डिफरेंस इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 कितना आया था, ये डिफरेंस इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 कितना आया था मेरा 164250। देखो ये रहा, ये हो गया 164250। फिर देखो क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड 50 लाख कितना था 1 लाख था। तो बेसिकली एमआर कितने की मिलेगी, एमआर मिलेगी आपको स्टेप नंबर 5 में डिफरेंस ऑफ स्टेप 3 एंड स्टेप 4 कितना हो जाएगा, ये 164250 माइनस 1 लाख कितना हो गया, ये 64250 रटना नहीं है भाई। लॉजिकल सी बात ये है कि सरचार्ज की वजह से हो क्या रहा है, सरचार्ज की वजह से हो ये रहा है कि जो आपका इंक्रीज इन टैक्स है वो ग्रेटर है इन कंपेरिजन टू इंक्रीज इन इनकम। तो अपने को क्या मिलता है, तो अपने को जो है एमआर दिया जाता है। डन। तो ये हो गया अपना एमआर का कंसेप्ट। अब लास्ट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं अपन, लास्ट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं सरचार्ज। मैंने आपको जो एक चीज छोड़ाई थी, मैंने आपको सरचार्ज की रेट्स बताई थी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई 115 बीएससी में मैक्सिमम सरचार्ज कितना होता है 25% होता है। अच्छा एक और चीज देखना, सरचार्ज ऑफ 25% एंड 37% इज नॉट एप्लीकेबल ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 एंड डिविडेंड इनकम, ठीक है। अच्छा इसका क्या रीजन होता है, क्या लॉजिक होता है, मैंने अपने जो बेसिक लेक्चर है, ठीक है ना, बेसिक लेक्चर बोले तो बेसिक कंसेप्ट का जो अपना रेगुलर लेक्चर है, जिसमें मैंने 120 घंटे में आपको पूरा का रेटी समराइज करके अच्छे से पूरा कॉन्सेप्चुअली जो है समझाया था, उसमें मैंने आपको पूरा रीजन बताया था, उसमें जो आपको पूरा रीजन बताया था कि भाई अमेंडमेंट क्यों आया था। मोटा मोटा ये अमेंडमेंट इसलिए आया क्योंकि बेसिकली जो भी आपकी क्या हो रही थी, कैपिटल गेन्स की इनकम हो रही थी, जो भी आपकी डिविडेंड की इनकम हो रही थी, उस पर क्या हुआ, उस पर जो है बेसिकली 25% और 37% का सरचार्ज लग गया। तो इसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा था, इसकी वजह से नुकसान ये हो रहा था कि भाई जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या नहीं करेंगे, वो फिर अच्छी तरह इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे, अच्छी तरह ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो उससे होगा क्या, उससे जो है स्टॉक मार्केट, उसके जो है स्टॉक मार्केट ग्रो नहीं करेगा। तब सरकार ने जो है एक रिलैक्सेशन दे दिया। तो जो आपकी कैपिटल गेन्स की इनकम होती है, जो आपकी डिविडेंड की इनकम होती है, इस पे जो है सरचार्ज की रेट 27% एंड 37% नहीं लगेगी। सरचार्ज जो है कितना लगेगा मैक्सिमम, therefore surcharge restricted to 15% on the above 4 income। तो इन लोगों ने कहा कि भाई ये वाली जो 4 इनकम है, ये वाली जो 4 इनकम है, इस पे जो टैक्स है, इस पे जो भी टैक्स आएगा, इन इनकम में जो भी टैक्स आएगा, उस पे सरचार्ज मैक्सिमम कितना लगेगा 15% लगेगा। अच्छा अब इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका जो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आ जाओ। देखो ये रहा, ये नॉर्मल टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग मैंने 2 एग्जांपल बनाए हैं। लेट से सपोज आपकी इनकम कितनी है, लेट से सपोज आपकी इनकम है 2.5 करोड़ की, 2.5 करोड़ की आपकी क्या है इनकम है। नॉर्मल टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग आपका टैक्स कितना बनेगा, आपका टैक्स बनेगा 73,125,00। सरचार्ज कितना लगेगा, आपकी टोटल इनकम कितनी है 2.5 करोड़ है, 2.5 करोड़ है। आ जाओ, आपकी इनकम क्या है, आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 5 करोड़ है, तो सरचार्ज कितना होगा, सरचार्ज होगा 25%। आ जाओ, तो मेरा जो टैक्स है वो कितना बना था 73,125,00। इससे मैंने क्या करा 25% सरचार्ज ऐड करा, कितना गया 182,825। तो टैक्स प्लस सरचार्ज कितना हो गया, टैक्स प्लस सरचार्ज हो गया 91,40625। इसमें मैंने क्या करा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया, तो आपका टैक्स पेबल कितना आया, आपका टैक्स पेबल आ गया 95,06,250। हाँ जी, तो आपको ये तो चीज समझ में आ गई होगी कि भाई जब आपकी इनकम क्या है 2.5 करोड़ है, तो उस केस में आपका जो टैक्स है वो कितना बनेगा, उस केस में आपका टैक्स बनेगा 95 लाख समथिंग का। अब लेटर से सपोज इसी एग्जांपल को अपन ट्वीक करते हैं, आपकी जो इनकम है, टोटल इनकम है वो कितनी है 2.5 करोड़ है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है एक तो नॉर्मल इनकम है और एक जो है बेसिकली 112A का स्पेशल क्या है, स्पेशल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो आपको ये पता है कि भाई 112A का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो 12.5% पे टैक्सेबल करा जाता है आफ्टर अमेंडमेंट। ये मैं जो है आपको कैपिटल गेन्स में भी पढ़ाऊंगा। अच्छा मेरी जो नॉर्मल इनकम है, वो कितनी है 1.5 करोड़ है। मेरा जो 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो कितना है 1 करोड़ है, तो टोटल कितना हो गया 2.5 करोड़ हो गया। अच्छा इसमें मुझे क्या करना है, टैक्स निकालना है। अब सीधी सी बात ये है कि जो 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कितने का 1 करोड़ का, वो 12.5% में टैक्सेबल करा जाता है। तो इसमें मैं टैक्स निकालता हूं, देखो क्या दे रखा है 1 करोड़ माइनस 1,25,000 का मैंने क्या करा 12.5% करा। मैं जब आपको कैबिनेट्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर समझाऊंगा कि भाई जो आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 112A का, इसके अंदर आपको क्या मिलता है 1,25,000 का एग्जेम्पशन दे दिया जाता है। मतलब जितना भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसमें से आपको 1,25,000 का एग्जेम्पशन दे दिया जाएगा। बाकी बैलेंस पे आपको क्या करना है 12.5% टैक्स पे करना है। तो 1 करोड़ माइनस 1,25,000 कितना हो गया, 1 करोड़ माइनस 1,25,000 जो भी होगा उस पर आप 12.5% लगाओगे तो आपका टैक्स आएगा 1,234,375 का। अच्छा तो मैंने इस पे टैक्स निकाल दिया, मेरी अदर इनकम कितनी बची 1.5 करोड़ बची। तो 1.5 करोड़ पे मैंने क्या करा स्लैब रेट्स लगाए, तो मेरा टैक्स कितना बना 43,125,00। तो मेरा टोटल टैक्स कितना हो गया, मेरा टोटल टैक्स हो गया 55,46,875। अब मेरे को क्या करना है सरचार्ज लगाना है। अब मेरी टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम है 2.5 करोड़। आ जाओ
मेरी टोटल इनकम है 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ जो है इधर फॉल करती है, मतलब मेरा सरचार्ज का रेट क्या होगा 25% होगा। लेकिन मैंने अभी आपको समझाया कि जो आपको ये स्पेशल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इस पर सरचार्ज 25% नहीं लगता, मैक्सिमम कितना लगेगा 15% लगेगा। तो आ जाओ देखो ये जो मेरा टैक्स है, ये जो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स है कितना 1234375, इस पे क्या होगा मैक्सिमम 15% सरचार्ज लगेगा। तो देखो ये रहा 1234375 मैंने क्या करा 15% सरचार्ज लगाया, कितना आ गया मेरा सरचार्ज आ गया मेरा 185156 का। अब सवाल ये आता है कि भाई इस पे तो मैंने सरचार्ज लगा दिया, ठीक है ना, इस पे तो मैंने क्या करा सरचार्ज लगा दिया। ये जो मेरा टैक्स है 431250 इस पे सरचार्ज की रेट क्या लगेगी, मतलब ये जो मेरा 1.5 करोड़ पे 1.5 करोड़ पे टैक्स बना था 431250 का, इस पे सरचार्ज की रेट क्या लगेगी। तो वही चीज इन लोगों ने इधर दे रखी है, वही चीज इन लोगों ने इधर दे रखी है। आपको ये चेक करना है कि ये जो आपकी अदर इनकम है, अदर इनकम बोले तो ये वाली जो इनकम है ना, इन वाली इनकम के अलावा जो भी आपकी अदर इनकम है, जो भी आपकी अदर इनकम है वो अप टू 2 करोड़ है तो सरचार्ज लेगा 15%। 2 करोड़ से ज्यादा है अप टू 5 करोड़ तो सरचार्ज का रेट होगा 25%, एंड 5 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज का रेट होगा 37%। तो इसका मतलब क्या है, आपको ये चेक करना है कि ये जो आपकी अदर इनकम है, भाई सीधी सी बात है, इस इनकम में मैंने टैक्स निकाला और सरचार्ज भी निकाल दिया। अभी बचा ये 1.5 करोड़ की इनकम, 1.5 करोड़ की इनकम में मैंने टैक्स तो निकाला, अब सरचार्ज की रेट कैसे चेक करूं, तो मुझे ये चेक करना है कि ये जो अदर इनकम है अप टू 2 करोड़ है क्या, अप टू 2 करोड़ है तो इसकी इनकम पे जो टैक्स बन रहा है उस पर सरचार्ज कितना लगेगा 15%। तो वही चीज देखो इन लोगों ने कर रखी है। 1.5 करोड़ मेरी अदर इनकम है, 1.5 करोड़ में मेरा टैक्स कितना बना था 431250 का, तो 431250 पे सरचार्ज कितना लगाऊंगा मैं 15% से लगाऊंगा, तो मेरा सरचार्ज कितना निकल के आ जाएगा 646875। तो मैंने क्या करा टैक्स प्लस सरचार्ज को ऐड करा, कितना आ गया 6378906, इसमें मैंने क्या करा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर दिया, तो आपका टैक्स पेबल आ गया 6634 तो आई थिंक आपको जो है फाइनली समझ में आ गया होगा कि भाई अगर आपकी जो इनकम है वो क्या हो रही है, आपकी जो इनकम है वो 2 करोड़ से एग्जिट कर रही है या फिर 5 करोड़ से एग्जिट कर रही है। और क्यों एग्जिट कर रही है, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली ये वाली स्पेशल इनकम है, जिसपे सरचार्ज मैक्सिमम क्या होता है 15% होता है। तो उस केस में जो आपके बैलेंस इनकम बच गई, ठीक है ना, जो आपकी अदर इनकम बच गई उस पर जो सरचार्ज का रेट है वो क्या होगा, तो आपको चेक करना रहेगा कि जो आपकी अदर इनकम है वो 2 करोड़ तक है क्या, तो अप टू 2 करोड़ तो 15%, 2 करोड़ से ज्यादा अप टू 5 करोड़ तो 25%, एंड ऑफ कोर्स 5 करोड़ से ज्यादा होगी, 5 करोड़ से ज्यादा होगी तो क्या होगा 37% लगेगा, 5 करोड़ से ज्यादा होगी तो क्या लगेगा 37% लगेगा। तो मैंने आपको जो है ये दोनों चीजें एग्जांपल के साथ समझा दी। इस एग्जांपल को नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर लेना, इसको नोट कर लेना, तो वीडियो को पॉज करके जो है ये वाला एग्जांपल भी क्या कर सकते हो आप नोट कर सकते हो। ऑलराइट, और ये था मार्जिनल रिलीफ वाला एग्जांपल, आपको नोट करना है, तो मार्जिनल रिलीफ वाला जो है एग्जांपल आप क्या कर सकते हो नोट कर सकते हो। तो फाइनली जो है अपन ने पूरा क्या कर लिया, फाइनली जो है अपने पूरा बेसिक कंसेप्ट का रिवीजन कर लिया। एक छोटा सा टॉपिक रह गया होगा स्टार्टिंग में, देखो ये रहा तो क्या रखा है, सर्कुलर्स आर इशूड फॉर द गाइडेंस ऑफ ऑफिसर्स एंड और ऑफ एसएससी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, वेरियस सर्कुलर्स इशू करता है, किसके लिए, गाइडेंस के लिए। अच्छा, हाउएवर इट कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सीधी सी बात है, जो सरकार ने सर्कुलर इशू करें वो इनकम टैक्स को ओवरराइड नहीं करेंगे। डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय द सर्कुलर, जो डिपार्टमेंट है उसको सर्कुलर कंपलसरी फॉलो ही करना पड़ेगा। वाइल सच सर्कुलर्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द एसएससी पे जो है सर्कुलर्स बाइंडिंग नहीं होते, ठीक है ना, दे कैन टेक द एडवांटेज ऑफ बेनिफिशियल सर्कुलर। तो अगर एसएससी है, ठीक है ना, एसएससी जो है वो क्या करता है, वो बाइंडिंग नहीं होता है सर्कुलर से। सरकार ने कोई सर्कुलर इशू करा तो बेसिकली एसएससी जो है बाइंडिंग नहीं हो सकता, ठीक है ना, एसएससी को जो है कंपलसरी उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर एसएससी को लगता है मेरे बेनिफिशियल में तो फॉलो करेगा, अदरवाइज जो है उसको फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो डिपार्टमेंट है इज बाउंड बाय द सर्कुलर्स, डिपार्टमेंट जो है इज बाउंड बाय द सर्कुलर्स, जाने। तो एसएससी इज नॉट बाउंड बाय द सर्कुलर्स, लेकिन डिपार्टमेंट जो है क्या होता है, बाउंड होता है बाय सर्कुलर्स, ठीक है ना, दे कैन टेक द एडवांटेज ऑफ बेनिफिशियल सर्कुलर, कौन, एसएससी। ऑलराइट, सो अपना फाइनली जो है पूरा बेसिक कंसेप्ट का रिवीजन हो गया, तो अगर आप देख सकते हो ये जो बेसिक कंसेप्ट का रिवीजन 1 घंटे मैंने कराया है। अगर आपको बहुत डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है ना, तो मैंने क्या कर रखा है, बेसिक कंसेप्ट का डेमो लेक्चर डाल रखा है, जो मेरा 120 आवर्स का रेगुलर कम एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, उसका मैंने डेमो लेक्चर डाल रखा है, लेक्चर नंबर 1, वो भी बेसिक कंसेप्ट का ही है, वो 3 घंटे का है। तो 3 घंटे की चीज को मैंने जो है क्या करा है 1 घंटे में समराइज करा है, ठीक है ना। तो अगर आपको बहुत डेप्थ में जो है क्या चाहिए, कंसेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उस लेक्चर को भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। 3 घंटे का लेक्चर है, सारी चीजें, ये पूरी सारी चीजें बस 3 घंटे में मैंने समझाई है। तो आपको सीधी सी बात है, जहां पर मैं 1 घंटे में समझा रहा हूँ, जहां पे 3 घंटे में समझा रहा हूँ, 3 घंटे में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कंसेप्चुअली आपको जो है और अच्छी तरह समझ में आएगी, बट क्योंकि अपना काम है रिवीजन करना, तो रिवीजन जो है थोड़ा जल्दी ही होता है। तो बेसिक कंसेप्ट पूरा खत्म होता है, ठीक है। अगर आपको जो है लेक्चर्स के लिए इनरोल करना है फॉर May 25, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जो इनरोल कर सकते हो। 120 आवर्स में पूरा डिटी मैंने समराइज करा रखा है, सारे के सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, एक टॉपिक कंसेप्चुअली मैंने समझा रखा है। ऑलराइट गाइस, सो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड अगेन इसके जो क्वेश्चंस की वीडियो है, वो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, जिसके अंदर बेसिक कंसेप्ट के सारे मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस बोले तो आरटीपी हो गया, एमटीपी हो गया, आईसीआई के इलस्ट्रेशन हो गए, आईसीआई का बेसिकली क्या हो गया, आईसीआई का बेसिकली जो इलस्ट्रेशन के पीछे क्या होते हैं, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है क्या हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस भी जो है मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा। तो मोटा मोटा
मैं जो है सारे के सारे चैप्टर्स का, पूरे के पूरे डीटी के चैप्टर्स का क्या करूंगा, क्वेश्चन बैंक का जो प्रैक्टिस बैच होता है ना, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस बैच के जो क्वेश्चन है रिवीजन के बाद ही जो है सारे के सारे चैप्टर्स अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे ही। तो आप यूट्यूब पे ही देख सकते हो, ताकि आपको जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए कि भाई आप चीजों को रिवाइज भी कर रहे हो, क्वेश्चन भी कर रहे हो। तो इस बार जो है आपको क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस बैच के लिए जो है पैसे डालने की जरूरत नहीं है, किसी भी टीचर का बैच लेने की जरूरत नहीं है। रोहनगर जो है क्या करेगा, सारे के सारे क्वेश्चन जो है यूट्यूब पे ही डाल देगा। ऑलराइट गाइस, सेकंड रिवीजन में मिलते हैं पीजीपी के।